यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज से हम चालू करने वाले हैं आपका पेपर नंबर 4, जो कि टैक्सेशन नाम का पेपर है सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम में। तो इंटरमीडिएट में आपका पेपर नंबर 4 आता है, पेपर नंबर 4 आता है, दैट इज रिलेटेड टू द टैक्सेशन। तो आज से हम वो पेपर चालू करने वाले हैं। मैं बता दूं, मेरे से आपको डायरेक्ट टैक्स पढ़ने के लिए दो चीजें, दो कंडीशन अप्लाई होगी। जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान देना करके, ठीक है। पहली चीज तो बहुत ज्यादा आपको लिखना पड़ेगा। मैं आपको काफी जो थियोरिटिकल पोर्शन है वो मैं आपको लिखवाऊंगा क्लास में, हम साथ साथ में लिखेंगे। मैं आपको बोलूंगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो आप सबसे पहली चीज एक बहुत प्यारी सी नोटबुक ला ले, बहुत प्यारी वाली, आपके चेहरे जैसी, मेरे चेहरे जैसी नहीं, मेरी एज हो गई है, आपके चेहरे वाली चमकती हुई एक बहुत अच्छी सी नोटबुक ला ले, क्लासमेट की या किसी भी ब्रांड की जो आपको अच्छा लगता है उसकी। अच्छी बड़ी वाली नोटबुक होनी चाहिए। एक नहीं, कम से कम 2 नोटबुक लगेगी आपके। अगर मान लो आप कितने पेजेस की, अगर 250 पेजेस की, तो 400-500 पेज तो हम लिखने वाले हैं। तो 2 नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन यह है कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा हर दिन, वो दूसरे दिन आपको रिवाइज करके आना है। ये ज्यादा रिवाइज नहीं करना, आपको ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत, हमको सिर्फ 30-40 मिनट्स रिवाइज करने में लगेंगे। वो 30-40 मिनट्स में आप रिवाइज करके आओगे। तो 2 कंडीशन रही। पहली कंडीशन अच्छी वाली नोटबुक जिसमें आपको लिखना भी पड़ेगा, तो लिखने की प्रैक्टिस कर लो। और दूसरी चीज एक और बता दूं, आप अपने नोट्स बनाते टाइम आप कम से कम 3-4 कलर की पेन अपने पास में रखो। एक ब्लू कलर की आप अपने पास रखोगे, एक ब्लैक कलर की रखोगे, और एक आप जो है वो रेड कलर की रखोगे, और एक ग्रीन कलर की रखोगे। 4 कलर की पेन रखोगे, ब्लू, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। अब इससे हम चीजें हैं वो लिखेंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होगा, जो अमेंडमेंट वाला पार्ट रहेगा ना, वो मैं आपको ग्रीन कलर से लिखवाऊंगा, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि ये अमेंडमेंट वाला पार्ट है, उसको हमको ग्रीन कलर से लिखना है, तो उसको हम ग्रीन कलर से लिखेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीजें हैं वो ध्यान रखनी है। आज से हम चालू करेंगे आपका पेपर नंबर 4। तो सबसे पहले तो मैं आपको पेपर नंबर 4 का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। तो आपका जो पेपर नंबर 4 है, जिसका नाम है टैक्सेशन, पेपर नंबर 4 है इंटर में, जिसका नाम है टैक्सेशन। अब एक चीज समझना, ये जो पेपर नंबर 4 है, इसके 2 पार्ट होते हैं। मैं आपको सिखाने वाला हूं वो पूरा टैक्सेशन का पेपर नहीं सिखाने वाला, उसका एक पार्ट सिखाने वाला हूं। इसमें पहला पार्ट है जिसका नाम है इनकम टैक्स, और ये इनकम टैक्स आपका 60 मार्क्स कवर करेगा, जिसको आपको पढ़ाने वाले हैं बीबी सर, मींस मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ये 60 मार्क्स का पेपर, जो कि इनकम टैक्स नाम से जाना जाता है, 60 मार्क्स का पेपर। और दूसरा तुम्हारा उधर जो आता है, दैट इज द जीएसटी, और जीएसटी आपके एग्जाम में 40 मार्क्स कवर करेगा, और वो आपको मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, आपके दूसरे प्रोफेसर पढ़ाने वाले हैं वो 40 मार्क्स का पेपर, जिसको हम जीएसटी के नाम से जाना जाता है, या इसको इनडायरेक्ट टैक्स भी बोल सकते हैं। तो आपका टोटल जो पेपर हुआ वो पेपर कितने मार्क्स का हो गया? तो 60 मार्क्स ये और 40 मार्क्स ये, आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। और ये जो 100 मार्क्स का पेपर होता है, इसको आपको अटेंड करने के लिए 3 घंटे का टाइम लिमिट मिलता है। 3 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना रहता है। 3 घंटे से पहले 15 मिनट आपको पढ़ने का टाइम और मिलेगा। जो पढ़ने का टाइम आपको फाउंडेशन में पता रहेगा, अगर आप फाउंडेशन से आए हो, डायरेक्ट एंट्री से आए हो तो आपको पता नहीं रहेगा, बट फाउंडेशन से आए हो तो आपको पता रहेगा कि 15 मिनट हमको पढ़ने का टाइम लिमिट और मिलता था। तो पढ़ने का टाइम आपको मिलेगा, वो कितना मिलेगा? 15 मिनट का। तो 3 घंटा लिखने के लिए, और उसके पहले 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा। अब एक और चीज समझना आप लोग, सर क्वेश्चन ये आता है कि ये 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें आप बोल रहे हो 60 मार्क का जीएसटी, 60 मार्क का इनकम टैक्स रहेगा, और उधर 40 मार्क्स का जीएसटी रहेगा। तो सर पूरा पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप आएगा, या इसमें हमको एमसीक्यूज भी मिलेंगे? मींस डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर रहने वाला है, या हमको सर एमसीक्यूज वगैरह भी मिलेंगे? क्योंकि एमसीक्यूज बहुत मजा आता है अपने को सॉल्व करने में। तो मैं बता दूं कैसे पेपर का पैटर्न रहता है, इधर देखना। हाँ, मैं जो भी यहां पे लिख रहा हूं, इस बोर्ड पे जो भी मैं आपको लिखूंगा, ये आपको मिलेगा।
मीन्स आपके एलएमएस वाली फाइल में, आपको क्लास नोट्स वाली फाइल में मिल जाएगा। तो जब आप क्लास नोट्स वाली फाइल देखोगे उसमें आपको ये सब चीजें वहां पे मिलने वाली है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, जो चीज लिखवानी है मैं आपको लिखवा दूंगा, जो चीज मैं लिखवाऊं वही आपको लिखनी है, बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें आपको मिल जाएगी। अब एक बात समझना आप लोग, सर जो हमारा 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है बेटा, इस 100 मार्क्स के पेपर के दो पार्ट होते हैं। ये जो 100 मार्क का पेपर है इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका डिस्क्रिप्टिव रहता है और एक आपका एमसीक्यू बेस रहता है, एमसीक्यू बेस और एक तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव। अब एक बात समझना, एमसीक्यू बेस है वो आपका 30 मार्क्स रहेगा और 70 मार्क्स का आपका जो पेपर रहेगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव बेस रहेगा, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने रहेंगे। और जो 30 मार्क्स है वो आपको एमसीक्यू बेस रहेगा। अब एक बात समझना, ये जो 30 मार्क्स जो रहेंगे ना, इस 30 मार्क्स के एमसीक्यू में बेटा जो 18 मार्क्स है, वो 18 मार्क्स के एमसीक्यू जो है वो आपको इनकम टैक्स से मिलने वाले हैं और बाकी जो 12 मार्क्स के एमसीक्यूज है वो आपको जीएसटी से मिलने वाले हैं। तो जो एमसीक्यूज मिलेंगे 30 मार्क्स के आपको, उस 30 मार्क्स में से 18 मार्क्स है जो अपने डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स से मिलने वाला है और बाकी वाला जो 12 मार्क्स का एमसीक्यूज रहेगा वो आपको कहां से मिलने वाला है, जीएसटी से मिलने वाला है। तो 12 मार्क्स का जीएसटी से और 18 मार्क्स का आपको इनकम टैक्स से एमसीक्यूज मिलने वाला है। अब एक और चीज समझना, सर ये एमसीक्यूज कैसे रहेंगे, मैं आपको पढ़ाते टाइम बताऊंगा एमसीक्यूज कैसे आते हैं। आजकल इंस्टीट्यूट है वो केस स्टडी बेस एमसीक्यूज देती है। केस स्टडी बेस मतलब आपको पता है, अपन छोटे थे 6th या 7th स्टैंडर्ड में, तो वहां पे एक पैराग्राफ दे रखा होता था और उस पैराग्राफ के बाद में कुछ एमसीक्यूज दे रखे होते थे 4-5 और वो एमसीक्यूज को अपने को सॉल्व करना रहता है। तो वैसा ही केस स्टडी बेस एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं। कुछ एमसीक्यूज केस स्टडी बेस रहेंगे, कुछ एमसीक्यूज डायरेक्ट रहेंगे करके, ठीक है। अब वो केस स्टडी बेस में अपन छोटे थे तब तो क्या करते थे पता है, कि जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन बनाया तो उस क्वेश्चन में वर्ड कौन सा आया, ऊपर जो वर्ड होता था कहीं भी उस पैराग्राफ में, उसके आगे जो लिखा होता था वो हमारा आंसर है, ऐसा मान के और हम कर लेते थे, ठीक है। बट ऐसा आप इंटरमीडिएट के एग्जाम में नहीं करोगे। आप यहाँ 6, 7, 8 का स्टैंडर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप यहाँ पे जो एग्जाम दे रहे हो वो सीए का एग्जाम दे रहे हो। और एक बात बता दूं, इंटरमीडिएट का मतलब अभी आपने सीए में एंट्री ली है, ये एग्जिट नहीं है, ये एंट्री है, ठीक है। अभी आपको अपना सही लेवल है वो पता चलने वाला है, बिकॉज फाउंडेशन तो एकदम ऐसे ऐसे मजाक मजाक में पास हो गए, बट इंटरमीडिएट है वहां पे आपका सही टेस्ट है वो चालू होता है। तो 18 मार्क्स आपका इनकम टैक्स से एमसीक्यू कवर करेगा, 12 मार्क्स का जीएसटी से करेगा। अब आप पूछोगे सर 18 मार्क्स में कितने एमसीक्यूज आएंगे, क्या आएंगे, वो मैं बता दूं, हर बार इंस्टीट्यूट चेंज कर सकती है। और मैं बता दूं एमसीक्यूज जो आपको पूछे जाते हैं वो उसको आपको घर पे देने को मिलता भी नहीं, मतलब एमसीक्यूज जो होता है वो पेपर जो होता है वो इंस्टीट्यूट ले लेती है, एमसीक्यूज आप घर पे लेके नहीं आ सकते। जो एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज आप अपने घर पे लेके नहीं आ सकते, वो इंस्टीट्यूट ले लेती है। वो एमसीक्यूज का जो कॉपी है वो इंस्टीट्यूट ले लेती है, क्योंकि इंस्टीट्यूट बोलती है कि हमारे पास लिमिटेड है, वो लिमिटेड एमसीक्यूज है, इसके लिए हम उसी में से घुमा घुमा के देंगे, तो इसके लिए हम वो शेयर नहीं करते किसी के साथ जिससे कि बच्चों को याद हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको ले लेते। तो एमसीक्यूज वाला जो पार्ट है वो आपको नहीं मिलता है। अब एक चीज समझना, बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव 70 मार्क्स की। अब ये डिस्क्रिप्टिव जो 70 मार्क्स रहता है, ये 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, इसके भी दो पार्ट होते हैं, इसके भी दो पार्ट होते हैं, इसमें भी दो पार्ट होते हैं डिस्क्रिप्टिव में। एक तो होता है तुम्हारा पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। अब एक बात समझना, इसमें जो पार्ट ए होता है दैट इज रिलेटेड टू द इनकम टैक्स और पार्ट बी जो होता है दैट इज रिलेटेड टू द जीएसटी। अब एक बात समझना, पार्ट ए जो होता है इनकम टैक्स वाला, उसमें कितने क्वेश्चंस रहते हैं, तो इधर देखना बेटा, यहां पे आपके टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे। कौन कौन से समझना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। 4 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और 4 क्वेश्चन इनकम टैक्स में कितने कितने मार्क्स के रहेंगे, हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का रहेगा,
ये पहला वाला 14 मार्क्स, दूसरे वाला भी 14 मार्क्स, तीसरे वाला भी 14 मार्क्स, चौथे वाला भी 14 मार्क्स, मींस 14 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। अब ऐसा जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन पूरा ही 14 मार्क्स का एक ही टॉपिक से हो, नहीं, उसमें सब डिवीजन होते हैं, कोई 5 मार्क का, 4 मार्क का, ऐसा करके 5 और 4 9 हो गए, ठीक है। फिर वहां पे 5 मार्क का और आ गया तो वहां पे कितने हो गए, 14 हो गए। तो ऐसे 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 क्वेश्चंस दे सकते हैं। बट पहला क्वेश्चंस जो रहता है ना, वो 14 मार्क का पूरा एक ही क्वेश्चन रहता है। और मैं बता दूं, ये वाला क्वेश्चन जो रहेगा ना, ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। मीन्स ये आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। इट इज अ कंपलसरी क्वेश्चन, ये आपको अटेंड करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अगर किया तो 14 मार्क आएंगे, अगर नहीं किया तो 14 मार्क्स जाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। यू हैव टू अटेंड दिस क्वेश्चन। विदाउट दिस क्वेश्चन नो मतलब, ये तो अटेंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक बात समझना, ये 2 से लेके 4 तक ये जो तुम्हारे 3 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें बहुत सारे सब डिवीजन रहेंगे। मींस 14 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन नहीं रहेगा, 5 मार्क्स 5 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसा हो सकता है, 7 मार्क्स 7 मार्क्स हो सकता है करके, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से इंस्टीट्यूट है वो डिवीजन बना सकती है। और इसमें से आपको 3 में से एनी 2 जो है वो आपको करने हैं। मींस कोई भी 2 क्वेश्चन आपको यहां से करने हैं। तो एक बात बताऊं, यहां मार्क्स कितने हो जाएंगे, पहला क्वेश्चन 14 मार्क्स का और इसमें से 2 करोगे तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 28। और 28 और 14 मार्क्स मींस 42 मार्क्स का पेपर यहां बन जाता है। 42 मार्क्स है, वो 42 मार्क्स का पेपर आपका इनकम टैक्स में से होगा, डिस्क्रिप्टिव साइड से। अब अगर पार्ट बी में जीएसटी की बात करता हूं, तो जीएसटी में टोटल 3 क्वेश्चन रहेंगे। और 3 क्वेश्चन जो रहेंगे, दैट इज द क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, वो तुम्हारा कंपलसरी रहेगा, वो आपको अटेंड करना है। और इसमें से आपको एनी वन करना है। इसमें से ये भैया आपका क्वेश्चन 6 और 7 से एनी वन, और वो कंपलसरी वाला हो गया। तो यहां से आपको 14 मार्क्स 2 बार, तो तुम्हारे कितने हो गए, 28 मार्क्स। अब एक बात बताओ, 28 मार्क्स और 42 मार्क्स आपके कितने हो जाते हैं, 70 मार्क्स आपको यहां से मिल जाते हैं। दैट इज द डिस्क्रिप्टिव साइड का पेपर। तो देखो, मैंने आपको बोला आपका 100 मार्क का पेपर रहने वाला है। टैक्सेशन का पेपर नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं। उसमें से एमसीक्यू पार्ट है वो आपका 30 मार्क्स का रहेगा। उसमें 18 मार्क्स आपका डायरेक्ट टैक्स से और 12 मार्क्स आपका जीएसटी से आएगा। वो कैसे आएगा, वो कैसे रहेगा, वो इंस्टीट्यूट डिसाइड करती है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में 70 मार्क्स का रहता है। 70 मार्क्स में से 42 मार्क्स है वो आपका इनकम टैक्स रहता है, और 28 मार्क्स है वो आपका क्या रहता है, जीएसटी रहता है। तो देखो, जीएसटी में 28 वो वाले, 28 और 12 मार्क्स जोड़ोगे तो 40 हो गया, और इधर 18 और आपका 42 जोड़ोगे तो आपका 70 मार्क्स है वो यहाँ पे हो जाता है करके, ठीक है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट, सॉरी 60 मार्क्स है वो, 60 मार्क्स हो जाता है डायरेक्ट टैक्स का। डन, दिस इज द योर पेपर पैटर्न। अब अपन चालू करते हैं आगे। इस पेपर का जैसे मैंने आपको नाम बताया, और वो नाम ये बोलता है टैक्सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से, कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों लेती है, बताओ मुझे। गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, व्हाट इज द नीड ऑफ टैक्स, क्यों, क्या जरूरत है टैक्स लेने की, बिना टैक्स लिए नहीं चल सकता क्या, गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों लेती है, मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से। गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है। अच्छा, इसमें से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट टैक्स इसलिए ले सकती है जिससे कि इंडिया को चलाया जा सके, इंडिया को डेवलप किया जा सके। बहुत सारे बोल रहे हैं कि टैक्स इसलिए लेती है जिससे कि सीए के सिलेबस में टैक्सेशन पेपर डाला जा सके। वाओ, इसलिए गवर्नमेंट टैक्स लेती है कि सीए के पेपर में, मतलब सीए के पेपर में टैक्सेशन डाला जा सके। आंसर इज नो बेटा, नो, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, आप में से बहुत सारे लोगों ने सही बोला कि गवर्नमेंट जो है वो इंडिया को डेवलप करना चाहती है, इंडिया को रन करना चाहती है अच्छे से, उसके लिए गवर्नमेंट टैक्स लेती है। क्योंकि आप एक बात बताओ, जो एजुकेशन में वो लोग डालना चाहते हैं पैसा, स्कूल चलती है गवर्नमेंट्स की, बहुत सारी हॉस्पिटल चलती है, रोड बनाते हैं करके, ठीक है, ब्रिज बनाते हैं। ये किसने बोला कि करप्शन करने के लिए टैक्स लेते हैं। भगवान, ऐसा ऐसा मैं क्या क्या सोच रहा हूँ, क्या क्या सुन रहा हूँ तुम लोगों से, करप्शन करने के लिए कि गवर्नमेंट टैक्स लेती है। नॉट लाइक दैट, करप्शन करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है करके, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट है उसको हमने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है
कि इंडिया को रन करना, इंडिया को डेवलप करना, उसके लिए गवर्नमेंट टैक्स लेती है। तो इधर देखो बेटा, गवर्नमेंट टैक्स किस लिए लेती है? इंडिया को रन करने के लिए एंड डेवलप करने के लिए। इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनाना है, इंडिया को स्मूथली रन करना है, उसके लिए गवर्नमेंट टैक्स लेती है। अब एक चीज समझना, अगर किसी भी कंट्री को चलाना है, आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दे रखी किसको? मोदी जी को, या जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको, कि भैया इंडिया को रन करना है, डेवलप करना है, बहुत आगे लेके जाना है। तो इंडिया को रन करने के लिए, डेवलप करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली चीज तो क्या? पहली चीज की जरूरत पड़ती है दैट इज द पावर। देखो, पहली चीज की जरूरत पड़ती है पावर, क्योंकि कुछ भी करने के लिए आपके पास पावर तो होना चाहिए। और दूसरी चीज की जरूरत पड़ती है पैसा, दैट इज कॉल्ड मनी। तो देखो, अगर इंडिया को रन करना है, आगे लेके जाना है, बहुत अच्छी कंट्री बनाना है, बहुत प्यारी कंट्री बनाना है, तो उसके लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो तुम्हारा पावर और एक तुम्हारा पैसा। पैसा चाहिए, पैसा करके, ठीक है, और दूसरा चाहिए पावर। अब क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट को पावर कहां से मिलता है? कोई भी डिसीजन लेना है, गवर्नमेंट धड़ाधड़ डिसीजन ले लेती है। मोदी जी आए और मोदी जी ने बोला आज से नोट बंद हो जाएंगे, ऐसा ऐसे डिसीजन ले लिया, आज से जीएसटी लॉ आ जाएगा, आज से ये हो जाएगा, इनकम टैक्स में ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये पावर कहां दे रखा है इनको? कहां दे रखा है पावर मोदी जी को और अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को, जो पावर को यूज कर सकते हैं ये लोग? तो मैं बता दूं, पावर जो दे रखा है वो दे रखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, जो संविधान है भारत का, और वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इनको पावर देता है कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, जैसे चाहे वो डिसीजन ले सकते हो। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या टैक्स लेने का पावर भी यहां दे रखा है? आंसर इज यस। आपको याद रहेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शेड्यूल होते हैं, और वो शेड्यूल में एक आपकी लिस्ट होती है। एक लिस्ट है जिसका नाम है यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट है जिसका नाम है स्टेट लिस्ट, और तीसरी लिस्ट है जिसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट, जहां पे किसी भी मैटर पे लॉ बनाने का पावर किसको दे रखा है? तो लॉ बनाने का जो पावर दे रखा है उसके लिए स्पेसिफिक लिस्ट है। वन इज द यूनियन लिस्ट, या जिसको हम सेंट्रल लिस्ट भी बोल सकते हैं। दूसरी तुम्हारी जो है वो स्टेट लिस्ट है, और तीसरी तुम्हारी कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट उस लिस्ट को बोलते हैं जिसमें लॉ बनाने का पावर अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास में पावर है, दैट इज कॉल्ड यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट वो वाली लिस्ट है जिसमें लॉ बनाने का पावर हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और बेटा कॉन्करेंट लिस्ट वो वाली लिस्ट है जिसमें लॉ बनाने का पावर दोनों गवर्नमेंट के पास है, दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट लिस्ट। अब एक चीज समझना, तो सर क्या अगर टैक्स लेने की बात करें तो क्या टैक्स लेने का पावर जो है वो गवर्नमेंट को दे रखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने? आंसर इज यस। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर आप यूनियन लिस्ट जाके देखोगे तो जो यूनियन लिस्ट है ना, वो यूनियन लिस्ट का एक एंट्री होती है, दैट इज द एंट्री नंबर 82। उसमें एक एंट्री होती है, दैट इज द एंट्री नंबर 82। और एंट्री नंबर 82 में लिखा हुआ है कि अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनकम टैक्स लगा सकती है, इनकम टैक्स on all income other than agriculture income। मीन्स एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के, जो एग्रीकल्चर इनकम है उस एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के बाकी जो भी इनकम है उस पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है। एग्रीकल्चर की इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती। एग्रीकल्चर की इनकम को छोड़ के बाकी कोई भी इनकम होगी ना, उस पे टैक्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। जैसे सैलरी का इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, उस पे टैक्स कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेने का राइट है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट को दे रखा है, वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट को दे रखा है। तो मैं बता दूं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यहां पे आप अगर कोई स्टेट लिस्ट देखोगे तो वो स्टेट लिस्ट में एक एंट्री है, दैट इज एंट्री नंबर 46।
और वो 46 में पावर दे रखा है अपनी स्टेट गवर्नमेंट को कि वो इनकम टैक्स ले सकता है ऑन एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम पे इंडिया में देखो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, अपन आगे जाके पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम पूरी एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता। बट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, बट पहले ये क्यों नहीं लगता एग्रीकल्चर इनकम पे? क्योंकि एग्रीकल्चर इंडिया की एसेंशियल चीज है, हम उसको प्रमोट करना चाहते हैं। तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। पहली चीज तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो ले ही नहीं सकती है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, बट स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं लिया हुआ, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट देखोगे आप जितने पॉलिटिशियन रहते हैं उनकी ज्यादा इनकम तो एग्रीकल्चर की होती है, तो वो लोग जो है वो टैक्स लेते ही नहीं है। तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता बेसिकली। बट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेने का राइट है किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ड्यू टू द एंट्री नंबर 46 इन द स्टेट लिस्ट। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, दूसरी गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है इस कंट्री को चलाने के लिए पैसे की। अब एक बात समझो, पैसा कहां से आएगा भाई? पैसा कहां से आएगा? पैसा तो चाहिए, बिकॉज बिना पैसे के तो इस कंट्री को चला नहीं सकते। पैसा चाहिए एजुकेशन में डालने के लिए, मेडिकल में डालने के लिए, बहुत सारे लाइक कोरोना की वैक्सीन में डालने के लिए, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें पैसा चाहिए। पैसा कहां से लाए? तो एक बात बताऊं मैं आपको, आपकी जो गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट आपके जैसी ही है। गवर्नमेंट आपके जैसी है। एक एग्जांपल लेता हूं, आप समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो एक स्टूडेंट है, एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर राज। मिस्टर राज, एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर राज करके, ठीक है। अब एक बात समझना, राज जो है वो राज की एक गर्लफ्रेंड है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ये इमेजिनरी सिचुएशन है, ठीक है। आप में से कोई राज है तो ऐसे टेंशन में मत आना, ठीक है। मिस्टर राज है, वो राज की एक गर्लफ्रेंड है फॉर एन एग्जांपल। नाउ व्हाट हैपन, गर्लफ्रेंड का बर्थडे है। बर्थडे, बर्थडे को अपन बर्थडे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बर्थडे। तो बर्थडे है उसका अगले महीने, मान लो फॉर एन एग्जांपल अगले महीने है, वो आज से 40 दिन बाद उसका बर्थडे है, 30-40 दिन बाद गर्लफ्रेंड का क्या है? बर्थडे है। अब राज ने सोचा कि क्यों ना हम उसको सरप्राइज देंगे, उस दिन हम उसको पार्टी देंगे, हम उसको ट्रीट देंगे। आजकल ऐसे चलता है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे सरप्राइज होते हैं। सुबह 5 बजे अलग सरप्राइज, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे और 13 बजे। 13 तो बजते नहीं, बजते हैं 13 बजे, 15 बजे, 20 बजे, ऐसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग सरप्राइज देते हैं आजकल लोग करके, ठीक है। आपके जमाने में, हमारे जमाने में तो ऐसा था नहीं। अब एक चीज समझना, हुआ क्या कि मिस्टर राज है, उसने सोचा कि भैया अगले मंथ जो गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, उसका बर्थडे में अपने को ट्रीट देनी है, पार्टी देना है, सरप्राइज देना है। उसके लिए सबसे पहली चीज राज क्या सोचेगा कि भैया अपना बजट बनाएगा कि खर्चा कितना आने वाला है। अपना बजट बनाएगा कि खर्चा कितना आने वाला है। तो राज ने सबसे पहले देखा कि भैया हम दोनों लोग क्या करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे। घूमने जाएंगे किसी पार्क में, गार्डन में, वहां खाने का खर्चा, ये सब उसने एस्टिमेट लगाया। तो टोटल खर्चा जो आ रहा था अप्रोक्स के 5,000 रुपया लगने वाला है। ये 5,000 रुपया है, ये बजट है उनके लाइक सेलिब्रेट करने का गर्लफ्रेंड का बर्थडे। अब 5,000 रुपया लगने वाला, ये 5,000 कहां से फाइनेंस करे? क्योंकि इनको अपनी रिलेशनशिप को डेवलप करना है, आगे ले जाना है। तो भैया ये 5,000 कहां से फाइनेंस करे, कहां से ये 5,000 लाए? तो 5,000 लाने के लिए सबसे पहली चीज वो क्या करेगा, उसका खुद का सेविंग कितना है वो देखेगा। 5,000 लाने के लिए सबसे पहला काम वो ये करेगा कि खुद का सेविंग कितना है। और वो मैं बता दूं, राज आर्टिकलशिप में है, और आर्टिकलशिप में तो उसको क्या मिलने वाला है? अल्टीमेटली उसको जो आर्टिकलशिप में स्टाइपेंड मिलने वाला है, तो उसको पता है कि अगले महीने तक 2,000 रुपया तो उसके खुद के बिजनेस से हो जाएगा। मींस वो खुद का स्टाइपेंड जो रहेगा, वो स्टाइपेंड से वो जुटा लेगा कितना? 2,000 रुपया। 2,000 उसने खुद के स्टाइपेंड से जुटा लेगा। उसको पता है कि 2,000 उधर से मिल जाएगा। अब शॉर्टफॉल कितना है? 3,000 का है। अब आप मुझे बताओ दूसरा वो पैसा कहां से लाएगा? दूसरा वो पैसा कहां से लाएगा? तो मैं बता दूं, आप लोगों ने सही बोला, दूसरा अपने पेरेंट्स से मांगेगा। अपने पेरेंट्स से मांगेगा राज। और राज गया अपने मम्मी के पास, और मम्मी के पास पैसा मांगने की जरूरत नहीं होती। 2 दिन खाना बंद कर दो, बोलना बंद कर दो, मम्मी को पता चल जाता है कि आपको पैसे की जरूरत है। तो राज है वो अपनी मम्मा के पास जाता है, और मम्मा को बोलता नहीं है, खाना खाना बंद कर देता है। तो मम्मा बोलती है क्या हुआ बेटा बताओ? तो राज बोलता है कि मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है, हमको उसको ट्रीट देनी है, तो हमको कुछ पैसे की जरूरत है। तो मम्मी ने बोला कि बेटा कभी भी बर्थडे उसका है तो ट्रीट वो देगा। बोला नहीं नहीं मम्मी, हमारे केस में उल्टा सिस्टम है।
हमारे केस में हम सब लोग फ्रेंड्स क्या करते हैं, जिसका बर्थडे होता है उसको हम ट्रीट देते हैं। तो जिसका बर्थडे होता है उसको हम ट्रीट देते हैं, तो इसके लिए मम्मा एक काम करो, तुम मुझे जो है वो कुछ पैसे दे दो। तो मम्मी को बोला कि भाई पैसे चाहिए। अब एक बात बताओ, मम्मी को ऐसा तो नहीं बोल सकता मुझे 3,000 चाहिए, क्योंकि मम्मी को ऐसा 3,000 बोल देंगे, मम्मी चप्पल लेके और धो देगी वहीं पे। बोला 3,000 किसको बोलते हैं? तो मम्मी को ऐसे इसने बोला कि मम्मी 2,000 चाहिए, 2,000 तो दे दो, ऐसा करके उसने मम्मी को बोल दिया। बट मम्मी ने जैसे ही इसने 2,000 बोला तो मम्मी पूरे 2,000 थोड़ी देने वाली है। मम्मी जो देने वाली है, जो पेरेंट्स से इसको मिलने वाला है, वो मान लो 1,500 रुपए इसको पेरेंट्स से मिल गया। अब शॉर्टफॉल कितने का है? 1,500 का शॉर्टफॉल है। अब जो शॉर्टफॉल है वो 1,500 का है। आप ही बताओ वो कहां से लाएगा? वो अपने फ्रेंड से लाएगा। अपने फ्रेंड्स को जाके बोलेगा और बोलेगा कि फ्रेंड्स अपनी भाभी का बर्थडे है और भाभी का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं और उसके लिए हमको कुछ पैसे की जरूरत है, आप हमको पैसे दे दो। तो फ्रेंड क्या करेगा? उनको पैसे दे देगा। और फ्रेंड ने मान लो यहाँ 1,500 रुपए दिए और ऐसे इसने क्या किया? अपनी रिलेशनशिप को डेवलप किया। तो अपनी गवर्नमेंट जो है वो भी सेम ऐसी की ऐसी राज के जैसी है। तो अपनी गवर्नमेंट जो है वो पैसे का इंतजाम कहां से करती है? अपनी गवर्नमेंट को पैसा कहां से मिलता है? तो मैं बता दूं, अपनी गवर्नमेंट जो है वो पैसे का इंतजाम राज के जैसे ही 3 जगह से करती है। कहां कहां से? सबसे पहले आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के खुद के बिजनेसेस होते हैं। गवर्नमेंट के खुद के बिजनेसेस होते हैं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट बहुत सारे बिजनेस करती है। जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के बिजनेस में जैसे रेलवे है, उसके बाद आपने देखा होगा कि जैसे ओएनजीसी है, वो गवर्नमेंट की कंपनी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है जो गवर्नमेंट की कंपनी है। एलआईसी जो है वो गवर्नमेंट की कंपनी है। एसबीआई बैंक में गवर्नमेंट की होल्डिंग है। तो ये सब जो है ये गवर्नमेंट जो है वो सबसे पहले क्या करती है? बिजनेस करती है और बिजनेस से पैसों का इंतजाम करती है। तो गवर्नमेंट जो है वो सबसे पहले बिजनेसेस करती है और बिजनेसेस से पैसों का इंतजाम करती है। और एक बात बताओ, अगर बिजनेसेस से भी जितनी गवर्नमेंट की नीड है उतना पैसा नहीं कमाती, तो गवर्नमेंट किससे पैसा मांगती है? अपने पेरेंट्स से मांगती है। और आप मुझे बताओ, गवर्नमेंट के पेरेंट्स कौन है? गवर्नमेंट के पेरेंट्स आप लोगों, क्योंकि आप ही ने तो गवर्नमेंट को जन्म दिया था। जिस दिन वोट देके आए थे उस दिन उंगली का फोटो आप ही ने तो डाला था अपनी सेल्फी के, आई वोटेड, यू शुड ऑल्सो वोट, मींस यू गिवन द बर्थ टू द गवर्नमेंट। सो आप गवर्नमेंट के क्या हो? आप पेरेंट्स हो। तो आपका दायित्व है कि अपने बच्चे, अपनी गवर्नमेंट के जो भी नीड है उस नीड को पूरा किया जाए। तो पेरेंट्स से मांगती है और आप जो है वो गवर्नमेंट के पेरेंट्स हो। और पेरेंट्स से कौन से फॉर्म में मांगती है? टैक्सेस के फॉर्म में। और एक बात बताऊं, जितनी गवर्नमेंट की नीड है वो नीड अगर इससे टैक्सेस से भी पूरी नहीं होती, तो गवर्नमेंट भी अपने फ्रेंड से क्या लेती है? लोन लेती है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने कि यूएसए से इतना लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से इतना लोन लिया। तो ऐसे गवर्नमेंट है वो अपने फंड को जुटाती है। तो देखो बेटा, मैंने आपको पढ़ाना चालू किया टैक्सेशन। पहली चीज ये कि भाई गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? गवर्नमेंट टैक्स लेती है, इसके पीछे 2 रीजन है। पहली चीज, इंडिया को रन करना है, इंडिया को डेवलप करना है, बहुत आगे लेके जाना है। उसके लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो पावर और दूसरा मनी। पावर कहां से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। और कॉन्स्टिट्यूशन की जो यूनियन लिस्ट है उसकी एंट्री नंबर 82 में ये बोला हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनकम टैक्स ले सकती है एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेने का राइट है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे रखा है ड्यू टू द एंट्री नंबर 46 इन द स्टेट लिस्ट। उसके बाद पैसा कहां से आता है? तो गवर्नमेंट पैसा जुटाती है 3 जगह से। सबसे पहले गवर्नमेंट खुद के बिजनेसेस करती है। गवर्नमेंट जो है वो खुद के बिजनेसेस करती है, बिजनेसेस से पैसा कमाती है। और बिजनेसेस से जो पैसा कमाया उससे भी अगर गवर्नमेंट की नीड कंप्लीट नहीं होती तो वो अपने पेरेंट्स से पैसा मांगती है इन द फॉर्म ऑफ द टैक्सेस। और उसके बाद भी अगर मान लो पैसे की नीड पूरी नहीं होती तो वो लोन लेती है अपने फ्रेंड से वगैरह। ठीक है, अब एक बात समझना, अब अपन आगे पढ़ना चालू करेंगे टैक्सेस से। अब हमारा जो है वो मेन पार्ट स्टार्ट होता है टैक्सेस से। अब एक बात बताऊं, टैक्सेस जो होते हैं ना वो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। टैक्सेस जो होते हैं वो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपको पता रहेगा अपना डायरेक्ट टैक्स और एक आपका रहता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक तो आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा आपका रहता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब एक चीज समझना, डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, समझने की कोशिश करना। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, क्या फर्क है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में?
डायरेक्ट टैक्स वो वाला टैक्स होता है जिसमें जिसका टैक्स है ना वो उसी से लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। मेरा टैक्स मेरे से ही लेंगे, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। मेरा टैक्स मेरे से ही लेंगे, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। जैसे मेरा इनकम टैक्स है तो मेरा इनकम टैक्स मुझे ही भरना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। मतलब डायरेक्टली उस पर्सन से लिया जाता है जिसका टैक्स है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो जिस पर्सन से लेना है ना वो उस पर्सन से कलेक्ट नहीं किया जाता है, किसी और पर्सन से कलेक्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। मींस इनडायरेक्टली लोगों से लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। अब मैं डायरेक्ट टैक्स का आपको एग्जांपल बताऊं तो डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल में अपना सबसे बेस्ट एग्जांपल इज अ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो आपका डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो जो जीएसटी है या फिर जो कस्टम वगैरह है वो तुम्हारा क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। जो कस्टम है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी लगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, या जीएसटी है वो तुम्हारा क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस है। अब एक बात समझना, जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना वो बेसिकली किस पे लगता है? इनकम पे लगता है। जो इनकम होती है इनकम पे लगता है। और इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? गुड्स पे लगता है या फिर सर्विसेज पे लगता है। जो सर्विसेज पे या गुड्स पे लगता है दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स ऐसा होता है जो आपके किस पे लगता है? इनकम पे लगता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्यों फर्क है, इधर देखना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरा इनकम टैक्स कौन भरेगा? मैं खुद ही भरूंगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डायरेक्टली मेरे से कलेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल लेता हूं। आपको एक बात बताऊं, आप लोगों ने ये लेक्चर परचेज किए भंवरबोराना.com से, ठीक है, या किसी और वेबसाइट से। जब आप लोगों ने ये लेक्चर परचेज किए तो आपको पता है आप लोगों ने जो पेमेंट किया है उस पेमेंट में एक कंपोनेंट जो है वो एक कंपोनेंट टैक्स का भी है। आपने जो पेमेंट किया है उसमें एक कंपोनेंट जो है वो टैक्स का भी है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। अब एक बात बताओ, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने 7,000 पे किया, तो वो जो 7,000 पे किया है डिवाइड बाय ये 118 है मल्टीप्लाई बाय 100, आपने एक्चुअली 5932 ही मुझे पे किया है। आपने 7,000 माइनस 5932 मुझे पे किया तो रिमेनिंग 1268 मींस 1268 1270 रुपया है वो आपने मोदी जी को पे किया है। आपको ये ध्यान होना चाहिए, आप आज के बाद ये मत बोलना बीबी सर को 7,000 दिया था, आप ये बोलोगे कि हमने 1270 रुपया मोदी जी को दिया था और बाकी वाला बीबी सर को दिया था, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। मींस टैक्स आपसे आपका है बट आपसे गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं कर रही, वो हमसे कर रही है। आपने हमको दिया, हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया, दैट इज कॉल्ड योर इनडायरेक्ट टैक्स। दैट इज कॉल्ड योर इनडायरेक्ट टैक्स। मींस आपने हमको पे किया, हमने गवर्नमेंट को पे किया, मींस आपसे कलेक्ट करके हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर इनडायरेक्ट टैक्स। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? अरे गाइस टेल मी यू अंडरस्टूड माय पॉइंट और नॉट? यस। तो इनडायरेक्ट टैक्स ये हुआ, और डायरेक्ट टैक्स मतलब मेरा इनकम टैक्स मुझे ही गवर्नमेंट को पे करना है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। अब एक बात बताओ, डायरेक्ट टैक्स समझा, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, गवर्नमेंट को कौन सा टैक्स लेने में बड़ी दिक्कत आती होगी? मिस गवर्नमेंट को थोड़ी डिफिकल्टी आती होगी कुछ टैक्स लेने में, और एक टैक्स ऐसा है जो गवर्नमेंट इजीली ले लेती है। कौन सा टैक्स है वो कलेक्शन इजी रहता होगा और कौन सा टैक्स डिफिकल्ट रहता होगा? मतलब आप मुझे पहले इजी वाला बताओ कि कौन सा ऐसा टैक्स है जो गवर्नमेंट को कलेक्ट करना इजी होता होगा, इजीली गवर्नमेंट कलेक्ट कर जाती है। कौन सा? बोलो बोलो, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स? गवर्नमेंट कलेक्ट इजीली। डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स? टेल मी। डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट? राइट आंसर इज इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना बहुत इजी है। डायरेक्ट टैक्स में बड़ी दिक्कतें आती है क्योंकि डायरेक्ट टैक्स है ना, जब आप पे करते हो आपके दिल में दर्द होता है। आप एक बात बताओ, मेरी इनकम मान लो 100 रुपया, और 100 रुपए में से मेरे को 30 रुपया गवर्नमेंट को पे करना पड़ा है, कितना दिल में दुखता है यार। आप सोचो 100 रुपया आप कमाओ और 30 रुपया गवर्नमेंट को पे करो, सीधा यहां पे दर्द होता है, सीधा दिल में दर्द होता है, पे करने का मन नहीं करता करके, ठीक है, चोरी करने का मन ज्यादा करता है।
बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऐसा नहीं होता है। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है भैया, जीएसटी में, क्योंकि जीएसटी कलेक्ट करना बहुत इजी इसके लिए है क्योंकि जो टैक्स को मतलब टैक्स का बर्डन जो होता है वो बर्डन जिस बंदे पे उसको तो पता ही नहीं वो टैक्स भर रहा है। आप एक बात बताओ, आपने लेक्चर परचेज किए थे, आपको पता था कि आप मोदी जी को 1270 रुपए दे रहे हो? आंसर इज नो। या आप मान लो डोमिनोज में पिज्जा खाने गए, तो जब आप डोमिनोज में पिज्जा खाने गए और आपने पिज्जा ऑर्डर किया और पिज्जा के लिए मान लो उसने 1000 रुपीज मांगा और आपने 1000 रुपीज पे कर दिया, आपको पता है उसमें टैक्स था? आपको तो पता ही नहीं। आप अपने जियो के मोबाइल में रिचार्ज कर देते हो और रिचार्ज के लिए आपने 500 रुपए का रिचार्ज किया, आपको पता है उसमें टैक्स था? आपको तो पता ही नहीं। मतलब अल्टीमेट कस्टमर जो है, जो टैक्स पे कर रहा है, उसको तो पता ही नहीं वो टैक्स पे कर रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट को कलेक्ट करना बड़ा इजी रहता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स है वो सीधा यहां पे पिंच करता है, मीन सीधा यहां पे दिल पे दर्द करता है, दिल पे दर्द होता है। इसके लिए डायरेक्ट टैक्स पे करना डिफिकल्ट है, मींस कलेक्ट करना डिफिकल्ट है, और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना बहुत ही इजी है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? अरे बोलो ना, समझा कि नहीं समझा? आपको थोड़ा बहुत दिमाग में बैठा है या नहीं बैठा? बैठा। अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू किससे होता होगा पूरे साल में? इनकम टैक्स से या इनडायरेक्ट टैक्स से? गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा किससे मिलता होगा, डायरेक्ट टैक्स से या इनडायरेक्ट टैक्स से? राइट आंसर इज इनडायरेक्ट टैक्सेस से। वो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, उससे गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। मींस ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्सेस से मिलता है क्योंकि उसका टैक्स बेस बहुत बड़ा है। मींस उसमें कस्टम ड्यूटी है, जीएसटी है, बहुत सारी एक्साइज ड्यूटी है। एक्साइज ड्यूटी ऑन द लाइक पेट्रोल पे आज भी एक्साइज ड्यूटी है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे आज भी लाइक एक्साइज ड्यूटी है, उस पर अभी तक जीएसटी नहीं है। तो उसका टैक्स बेस बहुत बड़ा होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो ज्यादा कलेक्ट होता है, ज्यादा मात्रा में मिलता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स। ज्यादा फर्क नहीं है, बट तो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसकी रिकवरी ज्यादा होती है, उसका अमाउंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना आप लोग। चलो, तो ये तो बात हो गई आपके डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क। इनडायरेक्ट टैक्स है वो आपको कोई और फैकल्टी पढ़ाएगी, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डायरेक्ट टैक्स। अब एक बात समझना, डायरेक्ट टैक्स चालू करने से पहले मुझे दो चीजें बताओ आप। पहली चीज तो मुझे ये बताओ कि भैया हम लोग जो है, मुझे एक बात बताओ, एक तो लिखा होता है लॉ और एक होता है एक्ट, दोनों में क्या फर्क है एक्ट और लॉ में? बताओ बताओ बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड लॉ? क्या फर्क है एक्ट और लॉ में? क्या सर ये एक्ट है और ये लॉ है? अपन इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं या इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं? लॉ और एक्ट में क्या फर्क है? लॉ और एक्ट में क्या फर्क है? बोलो बोलो फटाफट बोलो। लॉ और एक्ट में क्या फर्क है? कोई बोल रहा है लॉ बड़ा है, कोई बोल रहा है एक्ट बड़ा है। मेरे को ये बताओ दोनों में क्या फर्क है? बोलो 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 बोलो। लॉ और एक्ट में क्या फर्क है? कोई बोल रहा है लॉ बड़ा है, कोई बोल रहा है एक्ट बड़ा है। एक बात बताओ आपको, लॉ और एक्ट में उतना ही फर्क है जितना इंडियन क्रिकेट टीम और विराट कोहली में फर्क है। इंडियन क्रिकेट टीम अलग चीज है, विराट कोहली अलग चीज है। अब एक बात समझना, लॉ किसको बोलते हैं और एक्ट किसको बोलते हैं? देखो, लॉ जो है ना वो एक बहुत बड़ी चीज है। ये है लॉ, ये क्या है? लॉ। ये है लॉ और इसके अंदर आता है एक्ट है, फिर रूल्स है, फिर नोटिफिकेशन है, फिर सर्कुलर है, या फिर केस लॉज है। ये सबका जब कंबाइंड स्टडी करते हैं ना, तब हम बोलते हैं हम लॉ पढ़ रहे हैं। तो लॉ बड़ी चीज है। लॉ जो होता है वो लॉ बड़ी चीज है और जो एक्ट है वो एक्ट उसका पार्ट है।
जो लॉ होता है उस लॉ का पार्ट जो है वो पार्ट है, वो एक्ट है। तो एक्ट है, रूल्स है, नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है, ये सबको मिला के जब कंबाइन स्टडी करते हैं हम, तो हम बोलते हैं हम लॉ पढ़ने वाले हैं। तो मुझे एक बात बताओ, हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं या इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं? राइट आंसर इज हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम इनकम टैक्स एक्ट के साथ साथ में हम इनकम टैक्स के कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे। इनकम टैक्स एक्ट के साथ साथ में हम इनकम टैक्स के कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन भी पढ़ेंगे, सर्कुलर भी पढ़ेंगे, केस लॉज भी पढ़ेंगे। ये सब चीजें हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, तब हमको जाके होगा इनकम टैक्स लॉ पढ़ा है हमने। तो देखो, एक्ट जो होता है ना वो एक विराट कोहली है, अपनी टीम का विराट कोहली जो है वो तुम्हारा एक्ट है। अब रूल्स जो है वो तुम्हारा विकेट कीपर है, ये तुम्हारा बॉलर है, ये तुम्हारा बैट्समैन है, ये तुम्हारा ऑलराउंडर है। ये सब चीजें जब मिल जाती है तब टीम बनती है, और उस टीम को बोला जाता है दैट इज द लॉ। तो आप जब जीएसटी में पढ़ोगे तो आप जीएसटी लॉ पढ़ोगे, ना कि सिर्फ जीएसटी एक्ट पढ़ोगे। जीएसटी एक्ट पढ़ोगे तो फिर आपके रूल्स, वैल्यूएशन रूल्स वगैरह वो सब छूट गए। कुछ केस लॉ है, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, वो सब छूट गए अगर आप सिर्फ एंड सिर्फ जीएसटी लॉ एक्ट पढ़ोगे तो। इसके लिए हम लॉ पढ़ते हैं, हम कभी भी लॉ पढ़ते हैं, लॉ के अंदर एक्ट है, रूल्स है, वो सब आ जाते हैं। अब एक और चीज समझना आप लोग, आपने सब बहुत बार सुना होगा सेक्शन, बहुत सारे लाइक सब्जेक्ट पढ़े हैं तो उसमें सेक्शन आई होगी। तो सेक्शन जैसे मान लो ये दे रखा है, इसको कैसे रीड करेंगे? ये सेक्शन है, इसको रीड कैसे करेंगे? ये सेक्शन को आप रीड कैसे करोगे? मींस हाउ यू विल रीड दिस पर्टिकुलर सेक्शन। रीड कैसे करोगे? हाँ, कैसे करोगे? पहले तुम एक काम करो, कैसे रीड करेंगे? तो बोले इसमें काम करो कि पहले आप सबसे पहले 12 लिखो, और 12 लिखने के बाद फिर ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट में 3 लिखो, फिर ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट में v लिखो, फिर ब्रैकेट खोलो, छोटा b लिखो। ऐसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे इस सेक्शन को? किसी को फोन पे बोलना है, आगे वाला पर्सन है वो फोन पे है और उसको फोन पे बताना है। कैसे बताओगे आप इसको? कैसे बताओगे बताओ? तो मैं बता दूं, सबसे पहले जो लिखा होता है इसको बोला जाता है हमेशा सेक्शन, इसको बोला जाता है सब सेक्शन, इसको बोला जाता है क्लॉज, और इसको बोला जाता है सब क्लॉज। मैंने क्या बोला? पहला सेक्शन, फिर सब सेक्शन, फिर क्लॉज और सब क्लॉज। सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज और सब क्लॉज। क्या बोला मैंने? सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज और सब क्लॉज। क्या बोला मैंने? सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज और सब क्लॉज। अब एक बात समझना, आपने अपने फाउंडेशन वगैरह में लॉ पढ़ा होगा तो कहीं पे आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, उसमें ऐसा लिखा था सेक्शन 2H। इसको कैसे रीड करते थे? सेक्शन 2H को कैसे रीड करते थे? यहां तो बोल रहे हो पहले तो सेक्शन 12, सब सेक्शन 3, क्लॉज 5, सब क्लॉज B। लेकिन आपने इसको कैसे रीड किया था? 2H को आपने इसको रीड किया था सेक्शन 2 क्लॉज H। अगर आप इनकम टैक्स में भी देखोगे, जब मैं आपको सेक्शन 2 पढ़ाऊंगा, सेक्शन 215 करके, ठीक है, या सेक्शन 214 है, तो इसको मैं कभी भी सब सेक्शन नहीं बोलूंगा, इसको मैं क्लॉज बोलूंगा। तो आपका डाउट ये रहेगा कि सर क्लॉज कब बोलना है और सब सेक्शन कब बोलना है, वो तो बता दो। क्लॉज कब बोलना है और सब सेक्शन कब बोलना है वो तो आप बता दो, कि व्हेन वी हैव टू कॉल इट क्लॉज एंड व्हेन वी हैव टू कॉल इट सब सेक्शन, वो तो आप बता दो। तो एक बात बताऊं, देखो सेक्शन 2 होती है ना, उसमें हर जगह क्लॉज बोलते हैं। सेक्शन 2 के साथ में जो भी लिखा होगा उसको हमेशा आप क्लॉज बोलोगे, बाकी सेक्शन में आप सब सेक्शन बोलोगे। लेकिन ऐसा कैसे? तो एक चीज समझना, कोई सेक्शन ऐसी है जिसमें कोई लिस्ट दे रखी है और वो लिस्ट में जो चीजें दे रखी है वो एक दूसरे से लिंक नहीं है। कोई सेक्शन है उसमें लिस्ट ऑफ आइटम्स दे रखी है और वो लिस्ट में जो चीजें दे रखी है वो एक दूसरे से लिंक नहीं है, मींस एक दूसरे से लेना देना नहीं है, एक दूसरे से लेना देना नहीं है, तो वहां पे हम जो वर्ड यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड क्लॉज। जैसे सेक्शन 2। एक बात बताओ, सेक्शन 2 जो है, 2 में डेफिनेशन वाला पार्ट है। 2 हमेशा डेफिनेशन, एक डेफिनेशन, फिर दूसरी डेफिनेशन, फिर तीसरी। ये डेफिनेशन क्या आपस में लिंक है क्या? आंसर इज नो, दैट डेफिनेशन इज नॉट लिंक्ड विद ईच अदर। ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है।
और जब ये डेफिनेशन एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है, लिस्ट ऑफ आइटम है, डेफिनेशन इज नॉट लिंक विद ईच अदर, तो यहां पे हम क्लॉज बोलेंगे। बट अगर मान लो कोई सेक्शन है उसमें कोई चीजें लिंक होती है, जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो सेक्शन 12 है, तो 12 है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ये 4 है, ये सब एक दूसरे से लिंक होते हैं। ये एक दूसरे से लिंक होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो उसको अपन सब सेक्शन बोलते हैं। 12 का सब सेक्शन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये आपस में लिंक रहेंगे, इनका आपस में लेना देना रहेगा। बट जब मैं क्लॉज की बात करता हूं, सेक्शन 2 जो डेफिनेशन की बात करता हूं, वहां पे लंबी चौड़ी डेफिनेशन दे रखी है, वो एक दूसरे से लिंक ही नहीं है, दे आर नॉट लिंक्ड विद ईच अदर, तो वहां पे हम उसको क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। तो जहां पे लिंकेज है, जहां पे लिंकेज है एक दूसरे का, दैट इज कॉल्ड सबसेक्शन, और जहां लिंकेज नहीं है दैट इज कॉल्ड क्लॉज। तो हम जो इनकम टैक्स में बात करेंगे, वो इनकम टैक्स में एक चीज ध्यान रखना, कि इनकम टैक्स में जो सेक्शन, एक तो सेक्शन 2 में बताऊंगा आपको, एक सेक्शन में 10 बताऊंगा, एक सेक्शन 47 बताऊंगा। ये 3 सेक्शन ऐसी रहेगी जब इनके साथ में जो भी लिखा होगा उसको हम क्लॉज बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? क्लॉज। मतलब जो भी साथ में लिखा होगा उसको हम क्लॉज बोलने वाले हैं, सब सेक्शन नहीं बोलने वाले, क्योंकि सेक्शन 2, 10 और 47 में कुछ लिस्ट दे रखी है, लिस्ट ऑफ आइटम, और वो एक दूसरे से लेना देना नहीं है, इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे गाइस, टेल मी यू अंडरस्टूड माई पॉइंट और नॉट? यस सर, वी हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। नाउ पे अटेंशन, वन मोर थिंग सर, हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, और हमको इनकम टैक्स पढ़ने के लिए किन किन चीजों का नॉलेज होना चाहिए, समझना। हाँ, हमको इनकम टैक्स पढ़ने के लिए बेटा 3 चीजों का नॉलेज होना चाहिए इनकम टैक्स पढ़ने के लिए। पहला, सबसे पहली चीज आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961। और एक चीज समझना, जब भी आप एक्ट वर्ड लिखते हो, उस एक्ट में हमेशा ए बड़ा होना चाहिए, एक्ट में ए बड़ा होना चाहिए। अगर आपने ये लिखा तो ये शाहरुख खान वाला एक्ट हो जाएगा, आपने ए लिखा तो वो छोटा वाला ए लिखा तो वो शाहरुख खान वाला ए हो जाएगा, वो एक्टिंग वाला ए हो जाएगा, वो एक्ट हो जाएगा। आपको एक्ट लिखते टाइम ए हमेशा आपको कैपिटल लिखना है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके साथ साथ में आपको जो नॉलेज होना चाहिए, वो दूसरा नॉलेज आपको होना चाहिए इनकम टैक्स रूल्स का 1962, दैट इज इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो देखो, एक तो तुम्हारा इनकम टैक्स एक्ट 1961, दैट इज द मेन एक्ट जिसमें सब चीजें लिखी हुई है, बेसिक चीजें सब लिखी हुई है, बेसिक स्ट्रक्चर के इनकम टैक्स किसको लगेगा, कब लगेगा, क्या लगेगा, वो सब चीजें हैं, वो उसमें दे रखी है इनकम टैक्स एक्ट में। इनकम टैक्स रूल्स फिर क्या करते हैं? देखो, रूल्स है ना, वो सपोर्टिंग होता है एक्ट का, मींस एक्ट का सपोर्टिंग पार्ट इज रूल। मतलब एक कैप्टन होता है, कैप्टन के बाद विकेट कीपर होता है, तो विकेट कीपर जो है वो सपोर्टिंग पार्ट है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रूल्स। रूल्स क्या? जैसे मान लो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, वो कहां लिखा है? एक्ट में लिखा है, लेकिन कौन से फॉर्म में फाइल करना है, वो फॉर्म कहां दे रखा है? इधर दे रखा है। इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको डेप्रीशिएशन अलाउ होगा, बट डेप्रीशिएशन कौन सी रेट से अलाउ होगा, वो रेट दे रखी है रूल्स में। तो रेट्स है वो रूल्स में दे रखी है, एक्ट में लिखा हुआ है डेप्रीशिएशन इज अलाउड, बट डेप्रीशिएशन अलाउड एट व्हाट रेट, दैट इज गिवन इन द इनकम टैक्स रूल्स। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? अरे गाइस, टेल मी यू अंडरस्टूड माय पॉइंट और नॉट? यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो वो आपको कहां दे रखा है? वो आपको रूल्स में दे रखा है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो रूल इज ऑलवेज सपोर्टिंग द एक्ट। जो एक्ट होता है, उस एक्ट को सपोर्ट करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? रूल्स। क्या बनाए जाते हैं? रूल्स। क्या बनाए जाते हैं? रूल्स। अब एक चीज समझना सर, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना दिया, इनकम टैक्स रूल्स 1962 में बना दिया, लेकिन सर एक बात बताओ, हर साल कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आते हैं। वो अमेंडमेंट आते हैं, वो हमको कहां से मिलेंगे अमेंडमेंट? तो हर साल जो अमेंडमेंट आते हैं वो आते हैं फाइनेंस एक्ट के थ्रू। तो हमको पढ़ना पड़ेगा फाइनेंस एक्ट 2020। और ये तीनों चीजों को जब अपन पढ़ेंगे, ये तीनों चीजों को जब अपन पढ़ेंगे, तब जाके हमको नॉलेज होने वाला है इनकम टैक्स का।
तो इनकम टैक्स का नॉलेज होने के लिए आपको क्या क्या चीज को पढ़ना पड़ेगा? एक तो इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ना पड़ेगा, एक इनकम टैक्स रूल्स को पढ़ने पड़ेंगे, और उसके बाद में फाइनेंस एक्ट 2020 को पढ़ना पड़ेगा फॉर योर एग्जामिनेशन। फाइनेंस एक्ट 2020 इज एप्लीकेबल। आपके एग्जाम के लिए फाइनेंस एक्ट 2020 है, दैट फाइनेंस एक्ट 2020 इज एप्लीकेबल। अब एक चीज समझना, आप बोलोगे ये फाइनेंस एक्ट क्या बला है, ये फाइनेंस एक्ट क्या बला है? तो एक बात बताऊं, देखो एक्ट तो बन गया 1961 में, रूल्स 1962। अब एक बात बताओ, उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट भी तो करने पड़ते होंगे इकोनॉमी को देखते हुए। जैसे कोविड का सिचुएशन है तो कहीं कुछ रिलैक्सेशन देना था, कहीं कहीं टाइम लिमिट बढ़ानी थी, तो वो कैसे बढ़ाए, कैसे करे? कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। हर बार टैक्स रेट चेंज होती है, हर बार स्लैब रेट चेंज होती है, किसी को एग्जेम्पशन मिलती है, कुछ नए डिडक्शन मिलते हैं एंड ऑल। तो सर वो किसके थ्रू करे? तो हर साल आपको पता रहेगा 1 फरवरी, 1 फेब ऑफ ईच ईयर एक बजट आता है। 1 फेब को एक बजट आता है, और वो बजट कौन लेके आता है? फाइनेंस मिनिस्टर। जो अपना फाइनेंस मिनिस्टर रहता है वो 1 फरवरी को एक बजट लेके आता है, और बजट में एक पार्ट होता है बजट का, दैट इज द फाइनेंस बिल। बजट का पार्ट रहता है जिसका नाम होता है फाइनेंस बिल, और वो फाइनेंस बिल है वो सबसे पहले लोकसभा में एंड उसके बाद राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाता है। मींस दोनों हाउस, दोनों जो हाउसेज रहते हैं, लोअर हाउस अपर हाउस, वहां पे प्रेजेंट किया जाता है बजट, और बजट का पार्ट होता है फाइनेंस बिल, उसको बिल बोला जाता है। सबसे पहले वो प्रेजेंट होता है दोनों हाउसेज में, और उसके बाद में एक डिस्कशन सेशन रखा जाता है 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद पार्लियामेंट में, और वो डिस्कशन सेशन के बाद में उसको पास कर दिया जाता है लोअर हाउस और अपर हाउस से। वो फाइनेंस बिल का पास होना होता है। देखो सबसे पहले बजट प्रेजेंट होता है 1 फरवरी को, हर साल 1 फरवरी को प्रेजेंट होता है इन द पार्लियामेंट। कौन प्रेजेंट करता है? अपना फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है, और वो प्रेजेंट होता है, उसके बाद में 2-4-5-10 दिन बाद उस पर डिस्कशन सेशन होता है, और डिस्कशन सेशन के बाद में वो पास कर दिया जाता है लोकसभा एंड राज्यसभा से। और वो पास होने के बाद वो फाइनेंस बिल है, उस पे प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं अपने, वो साइन करते हैं, और अपने जो प्रेसिडेंट साहब है वो प्रेसिडेंट साहब उस पे साइन करते हैं, और जिस दिन अपने प्रेसिडेंट साहब उस पे साइन कर देते हैं, वो तुम्हारा फाइनेंस बिल नहीं बोला जाता, वो आपका फाइनेंस एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट बन जाता है। वो आपका फाइनेंस एक्ट बन जाता है। जब तक उस पे साइन नहीं होता उसको फाइनेंस बिल बोला जाता है, और जिस दिन अपने प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए वो तुम्हारा फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। अब एक चीज समझना, आपके एग्जाम के लिए, मैं आपके एग्जाम की बात करूं, आप जो एग्जाम देने वाले हो वो देने वाले हो मई या नवंबर 2021, और मई नवंबर 2021 के लिए आपके लिए जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है वो फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल है। और ये फाइनेंस एक्ट 2020 जो एप्लीकेबल है, ये कैसे बना फाइनेंस एक्ट पता है? सबसे पहले 1 फेब 2020 को बिल प्रेजेंट हुआ था, और वो बिल पास होने के बाद में 27 फेब 2020 को इस पे अपने प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए। जो प्रेसिडेंट है उन्होंने साइन कर दिए, और साइन होने के बाद ये इस दिन क्या बन गया पता है? फाइनेंस एक्ट 2020। तो देखो पहले तो क्या होता है? बिल होता है, और बिल जब पास होता है, पास होने के बाद फिर प्रेसिडेंट का साइन होता है, और जिस दिन प्रेसिडेंट साइन कर लेते हैं उस दिन वो क्या बन जाता है? आपका फाइनेंस एक्ट बन जाता है। और फाइनेंस एक्ट 2020 जो बना वो कौन सी डेट को? 27 फेब 2020 को बन गया। जो 27 फेब 2000, सॉरी जस्ट आई मेड वन मिस्टेक, 27 मार्च को बना था, नॉट फेब, 27 मार्च 2020 को। और 27 मार्च 2020 को, क्योंकि ये 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होता है, तो 27 मार्च 2020 को ये तुम्हारा फाइनेंस एक्ट 2020 है वो बन जाता है। तो देखो क्या सीक्वेंस रहा। सबसे पहले बिल प्रेजेंट होता है,
और बिल प्रेजेंट होने के बाद में, बिल जो प्रेजेंट होता है वो बिल प्रेजेंट होने के बाद में फिर डिस्कशन सेशन होता है। डिस्कशन सेशन होने के बाद वहां से पास करवाया जाता है लोकसभा राज्यसभा से। कुछ और चेंजेस करने हैं तो वो चेंज किए जाते हैं और उसके बाद में प्रेसिडेंट साहब है उस पर साइन कर देते हैं और जिस दिन साइन करते हैं उस दिन वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। अब एक चीज समझना, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। हम ये जो बिल प्रेजेंट करता है वो कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर करता है। और अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने फाइनेंस बिल 2020 प्रेजेंट किया था। निर्मला सीतारमण जी है, उन्होंने फाइनेंस बिल 2020 है वो प्रेजेंट किया था। और उसके बाद में इस पे जो साइन किया, वो साइन किसने किया? इस पे जो साइन हुआ वो साइन होता है अपने प्रेसिडेंट का, दैट इज रामनाथ कोविंद जी जो है, उन्होंने 27 मार्च 2020 को उस पे साइन कर दिया। तो ये तुम्हारा बन गया फाइनेंस एक्ट। क्या बन गया? ये फाइनेंस एक्ट। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। आपको समझा या नहीं समझा? समझा। अब एक चीज समझना आप लोग, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। हम इधर देखना, मैंने जो पढ़ाया वो एक बार मैं क्विकली रिवाइज करवाता हूं और उसके बाद हम आगे पढ़ना चालू करेंगे जिसमें आपको लिखना भी पड़ेगा। चलो, अभी तक मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया कि टैक्स होता क्या है। तो देखो, सबसे पहली चीज, टैक्स गवर्नमेंट क्यों लेती है? टैक्स लेने के पीछे ये रीजन है कि सबसे पहले हमने गवर्नमेंट को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि इंडिया को रन करना है स्मूथली और इंडिया को डेवलप करना है। दो चीजों की जरूरत पड़ती है, पावर और मनी। पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दे रखा है। एंट्री नंबर 82 है, वो बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स ले सकती है। पैसा कहां से लाते हैं? पहले ओन बिजनेस, दूसरा अपने पेरेंट्स से मांगते हैं इन द फॉर्म ऑफ द टैक्सेस, और तीसरा लोन लेते हैं। अब टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स, एक तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स। अब एक चीज समझना, टैक्सेस में जो इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, वो अपन पढ़ने वाले हैं। कभी भी सेक्शंस को कैसे रीड करोगे? सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज और सब क्लॉज। लेकिन सेक्शन 2 है, उसके साथ में जो भी रहेगा उसको आप नॉर्मली क्लॉज बोलोगे। क्या बोलोगे? क्लॉज बोलोगे। उसके बाद में एक बात बताऊं आपको, जो समझने के लिए इनकम टैक्स आपको सीखने के लिए तीन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। एक तो तुम्हारा इनकम टैक्स एक्ट 1961, दूसरा तुम्हारा इनकम टैक्स रूल्स 1962, तीसरा तुम्हारा फाइनेंस एक्ट 2020। आपके एग्जाम के लिए मींस आप जो है वो मई और नवंबर 2021 में अपीयर कर रहे हो। आप में से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट तो नवंबर 2021 में अपीयर कर रहे हैं, तो आपके लिए फाइनेंस एक्ट 2020 इज एप्लीकेबल। सो फाइनेंस एक्ट 2020 है वो आपके लिए एप्लीकेबल होता है। ये फाइनेंस एक्ट क्या बला है? तो सबसे पहले बजट आता है, बजट को फाइनेंस बिल बोला जाता है, उसमें फाइनेंस बिल होता है। फाइनेंस बिल को पहले प्रेजेंट किया जाता है, जैसे 1 फेब को प्रेजेंट किया था किसने? निर्मला सीतारमण जी ने। और फिर आगे जाके वो प्रेजेंट किया सबसे पहले, उसके बाद वो आगे जाके क्या बनता है? जैसे प्रेजेंट किया उसके बाद डिस्कशन होता है, उसके बाद में पास होता है वो लोकसभा राज्यसभा से, और उसके बाद प्रेसिडेंट साहब है वो उस पर साइन करते हैं। उस दिन वो फाइनेंस बिल से फाइनेंस एक्ट बन जाता है। ठीक है, चलो अब आप अपनी नोटबुक ले लो और अब आगे अपन पढ़ना चालू करेंगे जो आपको लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, चलो आप अपनी नोटबुक ले लो पहले। पहले पेज पे हेडिंग दो। आपकी बुक में जो पहला पेज रहेगा, ऑब्वियसली पहला पेज राम का, दूसरा पेज काम का। ऐसा बोलते थे ना, पहला पन्ना राम का, दूसरा पन्ना काम का। तो दूसरे पन्ने पे आप हेडिंग दो सबसे पहले अपनी बुक में। और सबसे पहले आज अपन कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कल से अपन टैक्स रेट पढ़ना चालू करेंगे। तो सबसे पहले लिखो बेसिक्स एंड टैक्स रेट्स फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। अब आप बोलोगे ये असेसमेंट ईयर क्या होता है, AY क्या होता है, बताऊंगा अभी। हाँ, बेसिक्स एंड टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। तो पहले टॉपिक में हम ये सीखने वाले हैं, बेसिक्स एंड टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। ये असेसमेंट ईयर क्या होता है अभी बताएंगे तुमको। सबसे पहले लिखो, हम इनकम टैक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। तो इनकम टैक्स में हम पढ़ेंगे किसी भी पर्सन की इनकम निकालना और उस पर टैक्स निकालना। बड़ा सिंपल है, पहले किसी भी पर्सन की इनकम निकालना, जैसे मान लो मेरी इनकम निकालना और उस पर टैक्स निकालना, आपके पेरेंट्स की इनकम निकालना और उस पर टैक्स निकालना, यही हम इस सब्जेक्ट में सीखने वाले हैं। तो बड़े स्लोली हम आगे बढ़ेंगे, होले होले हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखो नेक्स्ट लाइन में, इन इनकम टैक्स वी हैव टू कैलकुलेट, in income tax we have to calculate total income
and tax liability of person. In income tax we have to calculate total income and tax liability of person. अब आप बोलोगे टोटल इनकम वगैरह कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलो अब अपन सीखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। नेक्स्ट लाइन में लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। और ये जो टोटल इनकम होता है ना, टोटल इनकम जो होता है इसको हम नेट टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं, नेट टैक्सेबल इनकम। और बेटा जो ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम स्लैश नेट टैक्सेबल इनकम लिखा, इसके ऊपर लिखो नेम ऑफ असेसी, नेम ऑफ असेसी, कि एसएससी का नाम क्या है, और उसके पास में लिखो प्रीवियस ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22। प्रीवियस ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22। प्रीवियस ईयर क्या होता है मैं बताऊंगा, असेसमेंट ईयर क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो हम किसी भी पर्सन की टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, तो टोटल इनकम निकालने के लिए बेसिकली 5 हेड होते हैं। कितने हेड होते हैं? 5। अभी मैं बताऊंगा क्या है ये सब। तो सबसे पहला हेड होता है जिसको बोला जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद दूसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम, लिखो लिखो लिखो, बिजनेस और प्रोफेशन। चौथा हेड होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। एंड पांचवा हेड होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और ये पांचों हेड की जो टोटल होती है ना, इस टोटल को बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम, और इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, और इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं जीटीआई। और ये जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है ना, इसमें से हम लेस करते हैं, क्या लेस करते हैं? डिडक्शन अंडर चैप्टर, U/C करना, अंडर चैप्टर, या पूरा लिख लो डिडक्शन अंडर चैप्टर रोमन में 6A, अंडर चैप्टर 6A। और ये लेस करने के बाद जो बाकी बचेगा, ये लेस करने के बाद जो बाकी बचेगा, इसको बोला जाता है टोटल इनकम या फिर नेट टैक्सेबल इनकम, या फिर इसको बोलते हैं एनटीआई, एनटीआई। चलो इसको कॉपी मारो। देखो हमने चालू किया बेसिक्स एंड टैक्स रेट्स फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। In income tax, we have to calculate total income and tax liability of person. Now, how to calculate total income? पांचों हेड की टोटल लगाओ, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। और इसकी टोटल होती है, उसको बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। और वो ग्रॉस टोटल इनकम में से आप लेस कर दो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, तो आपको मिल जाएगा टोटल इनकम, और यू कैन से दैट द नेट टैक्सेबल इनकम, और इन सिंपल वर्ड एनटीआई। कॉपी मारो, इतना इतना कॉपी मारो। इतना कॉपी मारो। चलो अब इधर देखो, ये हो गया कॉपी, तो अब इधर देखो, मेरी तरफ देखो। देखो बेटा,
इनकम टैक्स में आप मुझे बोलोगे ये 5 चीजें आपने क्या बताई सर, ये सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस, आईएफओसी, ये क्या है? तो मैं बता दूं इनकम टैक्स में बेसिकली ये 5 घर है। क्या है? 5 घर है। इधर देखना सब लोग, हाँ इजीली समझ जाओगे। ये 5 घर है। ऐसे कैसे घर बन गया ये? तो क्या, इधर देखना मैं अच्छे से घर बनाता हूं। हाँ इनकम टैक्स में ये जो 5 है, ये 5 क्या है? घर है। जैसे ये पहला घर, ऐसे का ऐसे, ये तुम्हारा दूसरा घर, ऐसे का ऐसे ये तुम्हारा तीसरा घर, ऐसे का ऐसे ये तुम्हारा चौथा घर, और ऐसे का ऐसे ये तुम्हारा 5वां घर। ये 5 घर है, ठीक है। इधर देखना बेटा, ये 5 घर है। और ये 5 घर कौन कौन से है? पहला घर है इनकम फ्रॉम सैलरी का, इनकम फ्रॉम सैलरी का। दूसरा घर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। तीसरा घर है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन का। चौथा घर है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का। और 5वां घर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का। अब एक चीज समझना, ये जो 5 घर है, ये जो 5 घर है, इसमें ये क्या है बेसिकली? इधर देखना, हाँ सब लोग समझते हैं अपन। इधर देखना बेटा, सबसे पहले मान लो आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप जैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद में कोई क्लाइंट आपके पास आया, और क्लाइंट आके आपको बोलता है कि हमारी बहुत सारी इनकम है, हमारा एक घर है, बोलता है कि हमारा घर एक दुबई में है, उसका रेंट आता है, वो हमारी इनकम है। ऐसे ही बोलता है हमारा जयपुर में भी एक घर है, उससे भी इनकम आती है। फिर वो बोलता है हम बिजनेस भी करते हैं, हम कट्टे बेचने का बिजनेस करते हैं करके, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि हम बिल्डर भी है, हम बिल्डिंग का भी काम करते हैं, बिल्डिंग बना के भी बेचते हैं। फिर वो बोलता है कि हमने कुछ असेट है वो भी बेची है। फिर बोलता है हमारा लॉटरी का भी इनकम आता है, हमारा इतना सारा। अरे उसने बहुत सारा आपको इनकम बताया। अब एक बात बनाओ, हर इनकम पे टैक्स रेट सेम नहीं होती, हर इनकम पे टैक्स रेट अलग अलग होती है। जैसे मैं बताऊं, विनिंग वाली जो इनकम होती है ना, उस पर 30% टैक्स लगता है। लॉटरी का विनिंग जो है उस पर 30% टैक्स लगता है। वैसे ही कैपिटल गेन का इनकम है, उस पर 20% टैक्स लगता है। कुछ कैपिटल गेन ऐसा है जिस पे 10% टैक्स लगता है। तो हर जगह जो टैक्स जो रेट है वो इनकम पे अलग अलग है। मींस हर इनकम पे टैक्स रेट अलग अलग होती है। तो वो आपको आके बोलता है, आप सीए बन गए, वो आपको आके बोलता है कि मुझे बताओ टैक्स कितना आएगा। तो आप एक लाइन में नहीं बोल सकते ना कि आपको इतना टैक्स आएगा करके, ठीक है। बिकॉज आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसकी जितनी भी इनकम है ना, उनको 5 हेड में बांटनी पड़ेगी। जो इनकम आपको उसने बताई, उस इनकम को आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा हर हेड में, कि सैलरी में है कितनी आएगी, हाउस प्रॉपर्टी में कितनी आएगी, बिजनेस में कितनी आएगी, कैपिटल गेन में कितनी आएगी, अदर सोर्सेज में कितनी आएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर हेड में वो इनकम को पहले सेग्रीगेट करना पड़ेगा। यू हैव टू सेग्रीगेट दैट इनकम इन द ईच हेड ऑफ इनकम। आपको अलग अलग हेड में उस इनकम को बांटना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, पहले हेड में इनकम कब जाएगी, सैलरी हेड में इनकम कब जाएगी? तो देखो बेटा, जब भी आप इनकम लेके और इस घर में जाओगे, और इस घर में जाके आप यहां पे दरवाजा नॉक करोगे, इस घर में जाने के बाद आप दरवाजा नॉक करोगे, इस घर का दरवाजा जैसे ही आप नॉक करोगे, कुछ इनकम लेके जा रहे हो, आप इस घर का दरवाजा नॉक करोगे, अंदर से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अंदर से ये क्वेश्चन आएगा कि क्या जो इनकम हुई है वो आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की रिलेशनशिप से हुई है क्या? क्या आपकी जो इनकम है वो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप से हुई है क्या? एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होता है, उसकी वजह से मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप होता है, क्या उसकी वजह से ये इनकम हुई है? आप बोलोगे कि यस यस, ये इनकम तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप की वजह से हुई है, तब ये दरवाजा खुलेगा, अदरवाइज ये दरवाजा नहीं खुलेगा। मींस ये दरवाजा तभी खुलेगा जब आप ये बोलोगे कि जो इनकम हुई है वो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप से हुई है। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है, उससे अगर इनकम होती है तो वो यहां पे जाता है, मतलब सैलरी का इनकम यहां पे जाता है। आप जैसे रिलायंस में जॉब करोगे,
आपने टाटा में जॉब किया, आपने आईटीसी में जॉब किया, तो जो जॉब करोगे जॉब में आपको क्या मिलने वाला है, सैलरी मिलने वाली है। तो वो इनकम आपके इस हेड में जाएगी, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। मींस इस घर का दरवाजा तभी खुलेगा जब वो इनकम एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप से होती है। और ये कहां दे रखा है, ये दे रखा है सेक्शन 15 में। अपने इनकम टैक्स में सेक्शन 15 आएगी जिसको हम चार्जिंग सेक्शन बोलेंगे। कि सैलरी की चार्जिंग सेक्शन 15 है और चार्जिंग सेक्शन यह बताती है कि इस पर्टिकुलर हेड में कौन सी इनकम चार्ज होगी। चार्जिंग सेक्शन ये बताती है कि इस पर्टिकुलर हेड में कौन सी इनकम है वो आपकी चार्ज होगी। तो जो भी तुम्हारी सेक्शन 15 में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप से जो सैलरी मिलता है वो सैलरी आपको इस हेड में चार्ज होगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो इनकम इस हेड में नहीं जाती है, आपकी जो इनकम है वो इस हेड में नहीं जाती है, दरवाजा नहीं खुलता है क्योंकि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं है, तो वो इनकम को लेके और आप अगले घर जाओगे, वो इनकम को लेके और आप अगले घर जाओगे, आप अगला जाके और अगला दरवाजा खटखटाओगे, और जैसे ही आप अगला दरवाजा खटखटाओगे अंदर से एक क्वेश्चन आएगा। अंदर से, इस घर के अंदर से जैसे ही आपने दरवाजा खटखटाया अंदर से एक आवाज आएगी और वो आवाज आपसे ये पूछेगी कि क्या यहां पे हाउस प्रॉपर्टी है क्या, और हाउस प्रॉपर्टी के आप ओनर हो क्या, क्या यहां हाउस प्रॉपर्टी है क्या, एंड आप उस हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हो क्या। इज देयर इज एनी हाउस प्रॉपर्टी एंड इज यू आर अ ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। अगर ये दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप बोलोगे कि यस हाउस प्रॉपर्टी है और हम उसके ओनर है, तो आपको रेंटल इनकम होगी। तो बोलते हैं रेंटल इनकम इस हेड में जाएगी। तो दरवाजा तभी खुलेगा जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, और ये दे रखा है सेक्शन 22 में। सेक्शन 22 है जो चार्जिंग सेक्शन होती है हाउस प्रॉपर्टी हेड की, कि अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है और आप उसके ओनर हो और आपको उससे रेंट मिल रहा है तो वो आपके इस हेड में जाएगा। रेंट मिल रहा है तो वो आपके हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। अब एक बात समझना, अगर मान लो ये दरवाजा भी नहीं खुलता है तो आप अगले दरवाजे पे जाओगे और अगले दरवाजे पे जाके और आपको यहां पे जाना पड़ेगा, और जैसे ही आप अगले दरवाजे पे जाओगे तो अंदर से आवाज आएगी कि आपकी इनकम क्या बिजनेस या प्रोफेशन से हो रही है क्या। ऐसा सेक्शन 28 में बोला हुआ है। 28 चार्जिंग सेक्शन होती है बिजनेस हेड की। और आपसे पूछा जाएगा, अंदर से आवाज आएगी और अंदर से आवाज आएगी और पूछा जाएगा कि क्या आपकी जो इनकम है ये बिजनेस प्रोफेशन से हुई है, आप कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहे हो, क्या उससे इनकम हुई है। आंसर इज यस। अगर आप बोलते हो कि यस वो उसी से इनकम हुई है तो उस केस में वो वाला दरवाजा खुलेगा, अदरवाइज वो वाला दरवाजा नहीं खुलेगा। और उसके बाद में बेटा अगर वो दरवाजा नहीं खुला तो आप अगले घर पे जाओगे और अगले घर पे जाते ही आपसे पूछा जाएगा कि क्या तुम्हारी कोई कैपिटल असेट थी क्या, और कैपिटल असेट आपने अगर ट्रांसफर कर दी है क्या। ये दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 में दे रखे हैं कि कैपिटल असेट अगर आप बेच देते हो, जैसे आपने घर बेच दिया, अपना खेत बेच दिया करके, ठीक है, आपने ज्वेलरी बेच दी, अगर मान लो आपने ऐसी सब असेट बेची है तो उस पे कैपिटल गेन होगा, और कैपिटल गेन जब होता है तो वो आपको कैपिटल गेन हेड में जाएगा। और अगर मान लो वो घर, इस घर का दरवाजा भी नहीं खुलता है तो आप सीधा अगले दरवाजे पे जाओगे, अगले घर पे जाओगे, और मैं बता दूं अगले घर में कोई दरवाजा ही नहीं है। अगले घर में यहां दरवाजा ही नहीं है, यहां अगले घर में आप देखोगे दरवाजा ही नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन सी इनकम जाएगी, जो ये चार हेड में जो इनकम नहीं जाती वो तुम्हारे आईएफओएस में जाती है। जो इनकम सैलरी में नहीं जाती, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाती, बिजनेस में नहीं जाती, कैपिटल गेन में नहीं जाती, वो तुम्हारे आईएफओएस में जाएगी। कौन से हेड में जाएगी, वो लास्ट वाला हेड दैट इज द आईएफओएस, वो सीधी आईएफओएस के अंदर चली जाएगी। तो व्हाट आई एम सेइंग दैट कि अगर कोई इनकम है वो तुम्हारे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन में नहीं जाती, वो तुम्हारे आईएफओएस में चली जाती है। सर ऐसी कौन कौन सी इनकम है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं डिविडेंड का। एक बात बताओ, आपको डिविडेंड मिलता है, किसी कंपनी से डिविडेंड मिला, वो कहां जाएगा, क्या वो सैलरी में जाएगा, आंसर इज नो। क्या वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, आंसर इज नो। क्या वो बिजनेस में जाएगा, आंसर इज नो। क्या वो कैपिटल गेन में जाएगा, क्या कैपिटल गेन है असेट ट्रांसफर, आंसर इज नो। वो कहां जाएगा, आईएफओएस में जाएगा। आपकी लॉटरी लग गई,
आपकी लॉटरी लग गई, आपकी विनिंग का इनकम है, आप ही बताओ वो विनिंग का इनकम कहां जाएगा? क्या सैलरी में जाएगा? आंसर इज नो। हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा? आंसर इज नो। बिजनेस में जाएगा? आंसर इज नो। कैपिटल गेन में जाएगा? आंसर इज नो। क्या आईएफओएस में जाएगा? आंसर इज यस। वहां दरवाजा ही नहीं है। जो इनकम ये 4 हेड में नहीं जाती वो आपके सीधे 5वें हेड में चली जाएगी। आपको बैंक से इंटरेस्ट मिला, आप समझो आपको बैंक से इंटरेस्ट मिला, तो बैंक से इंटरेस्ट मिला, वो बैंक का इंटरेस्ट क्या सैलरी है? नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है? आंसर इज नहीं। क्या बिजनेस प्रोफेशन किया? आंसर इज नहीं। क्या कैपिटल गेन है? आंसर इज नहीं। तो वो कहां जाएगा? आईएफओएस में जाएगा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, अल्टीमेटली बेटा इस हेड में इनकम, कौन सा इनकम जाता है जो ये 4 हेड में नहीं आता। अगर कोई इनकम ये चारों हेड में नहीं आता तो वो वाला इनकम कहां जाता है? आपके 5वें हेड में जाता है। दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये तुम्हारे आईएफओएस में चला जाएगा। इट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम आईएफओएस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मतलब वो इस हेड में जाएगा। अगर इसमें 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 और इसमें नहीं जाता वो तुम्हारे उसमें चला जाएगा। तो अभी आपको समझा ये 5 हेड क्या है करके, ठीक है सर? ये तो हमको समझा, लेकिन आपने यहां पे एक और लिखवाया है, दैट इज द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। ये क्या होता है? ये डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से क्या होता है? एक बात बताऊं, ये डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि आप एलआईसी में पैसा डालते हो तो आपको पता है एटीसी में डिडक्शन मिलता है, एलआईसी में पैसा डालते हो तो। वैसे ही अगर मान लो आपने सुना होगा कि आप अगर पीएम रिलीफ फंड में पैसा डालते हो आपको एटीजी में डिडक्शन मिलता है। वैसे ही आप पीएम केयर फंड्स में पैसा डालते हो एटीजी में डिडक्शन मिलता है। तो ये सब डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से है। आपने ऐसा बहुत बार सुना होगा कि एलआईसी में पैसा डालो, आपने ऐसा भी सुना होगा हेल्थ इंश्योरेंस करवाओ आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, वो छूट का मतलब यहां पे डिडक्शन से ही है। आपको डिडक्शन मिलेगा अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो कुल मिला के मैं बताऊं ये डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से क्या है? ये वो वाली चीजें हैं कि आप यहां इन्वेस्ट करोगे, यहां आप पैसा डालोगे तो आपको यहां पे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से है वो आपको मिलने वाला है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। सो ये मैंने आपको बताया। देखो बेटा मैंने आपको क्या बताया, इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? बेसिक्स में बेसिक्स, और कल से अपन चालू करेंगे टैक्स रेट के टैक्स कैसे लगता है, ठीक है। बेसिक्स में मैंने बताया कि इन इनकम टैक्स वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द पर्सन। सबसे पहले आपको एसएससी का नाम लिखना, जो भी एसएससी है। जैसे मान लो मिस्टर ए है तो मिस्टर ए का नाम। अपने लिए प्रीवियस ईयर 2021 है, असेसमेंट ईयर 21-22 है। ये क्या है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर? अभी बताऊंगा। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड नेट टैक्सेबल इनकम है, वो आपको कैसे निकालना है? पांचों हेड की टोटल कर दो और उसमें से डिडक्शन को लेस कर दो, आपको मिल जाएगा यहां पे टोटल इनकम या फिर नेट टैक्सेबल इनकम। आपको यहां पे मिल जाएगा टोटल इनकम या फिर नेट टैक्सेबल इनकम, और भैया ये जो है इस पे आपको टैक्स लगेगा। अब एक चीज समझना, यहां पे लिखो नेक्स्ट लाइन में, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं, ये घर आपको बनाने की जरूरत नहीं। किसी को बताओ क्या घर बना के बताया है? चलो इधर देखो आप लोग, चलो अब आप देखो आगे, आगे बढ़ते हैं हम। यहां लिखो, यहां लिखो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ, for computation of total income and tax liability, for computation of total income and tax liability we should have knowledge of, for computation of total income and tax liability we should have knowledge of, और आपको 3 चीजें लिखनी है उसके बाद। वी शुड हैव नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, दूसरा लिखो इनकम टैक्स रूल्स 1962, एंड तीसरा लिखो फिनेंस एक्ट 2020। For computation of total income and tax liability, we should have knowledge of Income Tax Act 1961, Income Tax Rules 1962 and Finance Act 2020। अब एक बात समझता, ये हो गया।
हाँ भाई, अब इधर देखो आप लोग, देखो एक कंसेप्ट आता है दैट इज द ईयर। ईयर कितने टाइप के होते हैं, एक बार इधर देख लो, बाद में आप देखना इधर। इधर ईयर, ईयर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो होते हैं, कैलेंडर ईयर और एक तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर। तो बेटा एक तो होता है तुम्हारा कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर किसको बोलते हैं, जो 1 जनवरी से चालू होता है टू 31 दिसंबर तक जाता है, दैट इज कॉल्ड कैलेंडर ईयर। इधर देखना सब लोग का। और एक होता है तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं, जो 1 अप्रैल से चालू होता है टू 31 मार्च, जो 1 अप्रैल से चालू होगा और 31 मार्च तक चलेगा, दैट इज कॉल योर फाइनेंशियल ईयर। अब एक बात समझना, अपने यहां कैलेंडर ईयर से कोई मतलब नहीं है, पूरे इनकम टैक्स में कहीं कैलेंडर ईयर का महत्व नहीं है। हम कहीं भी कैलेंडर ईयर की बात नहीं करेंगे, कहीं भी कैलेंडर ईयर से कोई भी मतलब नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, कहीं भी कैलेंडर ईयर से यहां पे कोई भी मतलब नहीं है। अपने इनकम टैक्स में जहां जहां अपन पढ़ेंगे वहां अपन फाइनेंशियल ईयर को रेफर करेंगे। अब एक बात समझना, फाइनेंशियल ईयर में भी दो टाइप, इधर देखना बेटा। फाइनेंशियल ईयर में एक तो होता है तुम्हारा प्रीवियस ईयर और एक तुम्हारा होता है असेसमेंट ईयर। एक तो होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है तुम्हारा असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर को शॉर्ट में बोलते हैं हमेशा पीवाई और असेसमेंट ईयर को शॉर्ट में बोलते हैं एवाई। एवाई एंड पीवाई, प्रीवियस ईयर इज लाइक पीवाई एंड असेसमेंट ईयर इज एवाई। अब आप मुझे बोलोगे प्रीवियस ईयर हम किसको बोलेंगे और असेसमेंट ईयर किसको बोलेंगे, तो प्रीवियस ईयर उस ईयर को बोलते हैं जिस ईयर में आप इनकम कमाते हो। मतलब जो ईयर में आप इनकम कमाते हो ना, दैट इज कॉल योर प्रीवियस ईयर। तो मैं इसको ये बोल दूं, प्रीवियस ईयर मींस ईयर ऑफ इनकम। प्रीवियस ईयर मींस यहां पे ईयर ऑफ इनकम, मतलब जिस ईयर में आप इनकम अर्न करते हो, दैट इज कॉल योर प्रीवियस ईयर। एंड असेसमेंट ईयर मींस ईयर ऑफ टैक्स, मतलब जिस ईयर में आप उस पर टैक्स पे करोगे, ईयर ऑफ टैक्स पेड ऑन इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर। मतलब जो प्रीवियस ईयर में आपने इनकम कमाई उस पर टैक्स आप अगले साल भरते हो, तो दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, प्रीवियस ईयर उस ईयर को बोलते हैं जिस ईयर में आप इनकम कमाते हो। मतलब आज अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आज इनकम कमा रहा हूं, तो ये मेरे लिए प्रीवियस ईयर चल रहा है। अब जैसे ही ये ईयर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगला साल मेरे लिए क्या होगा, असेसमेंट ईयर रहेगा। इस प्रीवियस ईयर के लिए अगला साल असेसमेंट ईयर, मतलब जिस ईयर में आप टैक्स भरोगे गवर्नमेंट को। आपको पता है ना, जैसे प्रीवियस ईयर मार्च में खत्म हो जाता है, उसके बाद जुलाई या सितंबर में हम क्या करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स के। जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये सब महीनों में हम रिटर्न फाइल करते हो, तो वो असेसमेंट ईयर हुआ, क्योंकि उस पर आप टैक्स जो भरने वाले हो वो आप असेसमेंट ईयर में भरने वाले हो। तो मैंने क्या बोला, प्रीवियस ईयर का मतलब ऐसा ईयर जिस ईयर में आप इनकम कमाते हो, दैट इज कॉल्ड ईयर ऑफ इनकम अर्न, जिस ईयर में अर्न किया। और असेसमेंट ईयर मींस ईयर ऑफ टैक्स पेड ऑन द इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर में आपने इनकम कमाई थी उस पर आप टैक्स कब भरोगे, असेसमेंट ईयर में। अब एक बात समझना, आपके एग्जाम के लिए समझना, ध्यान देना, आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर है 2021 एंड असेसमेंट ईयर है 21-22। मतलब प्रीवियस ईयर जो है वो हमारा चालू होगा 1 अप्रैल 2020 से लेके और 31 मार्च 2021। इस पीरियड में जो भी आप इनकम कमाओगे 1 अप्रैल 2020 से लेके और 31 मार्च 2021, इस पीरियड में आप जो भी इनकम कमाओगे, जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं ये लेक्चर ले रहा हूं जनवरी 2021 में, तो मैं इस पीरियड में ले रहा हूं, तो ये मेरे लिए क्या है, प्रीवियस ईयर। अब एक बात बताओ, इस पे टैक्स कौन से ईयर में भरेंगे, असेसमेंट ईयर में। तो असेसमेंट ईयर होगा 1 अप्रैल 2021 से लेके और 31 मार्च 2022, ये मेरा असेसमेंट ईयर रहेगा।
तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन करके, ठीक है। इधर देखना बेटा, मैंने क्या बोला, अपने ईयर दो तरीके के, एक कैलेंडर ईयर, एक तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर। अभी लिखो मत कुछ, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा। एक कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल। कैलेंडर ईयर तेल लेने गया, गोज टू बायोल, अपने को कोई मतलब नहीं। अपन बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर दो तरीके के, एक तो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें प्रीवियस ईयर, और एक असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर इसको बोलेंगे ऐसा ईयर जिसमें आप इनकम कमाते हो, means whatever income you have earned, that is called your previous year. And assessment year is a year in which you are going to pay the tax, that is called your assessment year. तो अपने एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2021। मींस 2021 में आप इनकम को कमाओगे, 2021 में आप इनकम को कमाओगे, और बेटा तुम्हारे 21-22 में आप उसको क्या करोगे, टैक्स भरोगे। तो हमेशा ध्यान रखना, अपने एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर इज 2021 और असेसमेंट ईयर इज 21-22। तो मैं ये बोलूं, आपके एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर 21-22 एप्लीकेबल है, प्रीवियस ईयर 2021 एप्लीकेबल है। अब आप एक बात बताओ सर, आप बोलोगे सर पिछला ईयर जो था वो प्रीवियस ईयर 1920 था, उसके लिए असेसमेंट ईयर 2021 था, बट अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2021, इसके लिए असेसमेंट ईयर 21-22। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो इसको कॉपी मारो एक बार, इसको कॉपी मारो फटाफट। Yes, done people. Yes people, done. चलो अब एक काम करना, अपन कुछ और चीजें पढ़ते हैं, स्मॉल स्मॉल चीजें, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। चलो अब एक बात बताना, एक चीज आती है एसएससी, लिखवाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, पहले रुक जाओ। एक पॉइंट आता है, मैं बार बार बोलूंगा एसएससी, एसएससी। क्वेश्चन ही आता है एसएससी बोलते किसको है सर, एसएससी किसको बोलते हैं, एसएससी किसको बोलते हैं, कौन होगा एसएससी? तो एसएससी का मतलब होता है पर्सन रिक्वायर टू पे टैक्स। अगर कोई पर्सन है जो रिक्वायर टू पे टैक्स, मतलब जो टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, दैट इज कॉल्ड एसएससी। सो एसएससी मींस पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, दैट इज कॉल्ड योर एसएससी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं जो हूं, मैं एक पर्सन हूं और मैं एसएससी भी हूं बिकॉज आई एम रिक्वायर्ड टू पे टैक्स। आप लोग जो हो, आप लोग एक पर्सन हो बट आप एसएससी नहीं हो क्योंकि आप रिक्वायर्ड टू पे टैक्स नहीं हो। तो मैं बोलूं एसएससी का मतलब होता है पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, मतलब जो टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, दैट इज कॉल्ड एसएससी। अदरवाइज वो पर्सन है। बट आप मुझे बोलोगे पर्सन किसको बोलते हैं? अपने इनकम टैक्स में आपने अगर जीएसटी पढ़ा होगा तो जीएसटी में भी कोई 7-8 पर्सन होते हैं, वैसे के वैसे इनकम टैक्स में भी कुछ पर्सन है। क्वेश्चन ही आता है पर्सन कौन होता है यहां पे।
तो मैं बताऊं पर्सन में यहां पे कौन कौन है, तो इधर देखना बेटा, पर्सन में देयर आर लॉट्स ऑफ लाइक 7-8 लोग हैं। कौन कौन है समझने की कोशिश करना। तो अपने पर्सन में कौन कौन आता है, एक तो इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल, उसके बाद एचयूएफ, उसके बाद पार्टनरशिप फर्म, उसके बाद कंपनी, उसके बाद एओपीबीवाई, उसके बाद आपका लोकल अथॉरिटी, और उसके बाद आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये जितने भी लोग हैं ना, ये पर्सन की डेफिनेशन में आएंगे। तो देखो बेटा, मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहली चीज, सर एसएससी का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एसएससी। तो एसएससी का मतलब होता है कि एनी पर्सन जो रिक्वायर्ड टू पे टैक्स है, मतलब जिसको टैक्स पे करना बनता है, वो बन जाएगा एसएससी। अदरवाइज वो क्या है, पर्सन है। अब आप मुझे बोलोगे पर्सन क्या होता है, तो पर्सन में बेटा ये 7 लोग हैं, वो पर्सन में आते हैं। कौन कौन, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एओपीबीवाई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये जितने भी लोग हैं, ये तुम्हारे पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। अब आप मुझे बोलोगे इंडिविजुअल का मतलब क्या, तो इंडिविजुअल का मतलब क्या, तो मैं बताऊं, एक नेचुरल पर्सन जो होता है, नेचुरल एक ह्यूमन बीइंग है, वो तुम्हारे इंडिविजुअल में आ जाएगा। जैसे मैं हूं, बीबी सर है, बीबी सर है, वो इंडिविजुअल में आएंगे। आप हो, वो इंडिविजुअल में आएंगे। आपके पेरेंट्स है, वो इंडिविजुअल में आएंगे। तो कोई भी एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, वो लड़का है लड़की है करके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारे इंडिविजुअल की कैटेगरी में आ जाएगा। दैट इज द पर्सन। दूसरा एचयूएफ किसको बोलते हैं। अब एक बात समझना, हिंदू लॉ जो अपना है, और वो हिंदू लॉ के हिसाब से एक फैमिली में एक अगर पति पत्नी है और उनका कोई बच्चा हो जाता है, तो वो एक एचयूएफ कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पति पत्नी के बाद एक बच्चे का जन्म होता है, तो दे कैन कॉन्स्टिट्यूट द एचयूएफ। वो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, और वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपने खुद के बिजनेसेस वगैरह कर सकते हैं। जो अपने फैमिली बिजनेसेस वगैरह होते हैं, वो फैमिली बिजनेसेस है, वो आप एचयूएफ में ले सकते हो। एक एचयूएफ एक अलग एंटिटी मानी जाती है। जो एचयूएफ है, वो एचयूएफ एक अलग एंटिटी मानी जाती है। एचयूएफ का एक अलग से पैन कार्ड होता है, एचयूएफ का एक अलग से रिटर्न फाइल होता है। तो मैं बताऊं, मैं जो हूं, मैंने मेरा एचयूएफ बना रखा है, मैं, मेरी वाइफ और मेरा एक छोटा बेबी है, बेटा है करके, ठीक है। तो हम तीनों का मिला के हमारा एचयूएफ है। मेरे पापा का एचयूएफ अलग है करके, ठीक है। तो हमने हमारा एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दैट इज द एचयूएफ बनाया, दैट इज द बीबीज एचयूएफ करके, ठीक है। तो एचयूएफ की जो इनकम होती है वो एक अलग से जाती है। तो ये एक एचयूएफ हो गया, इट इज ऑल्सो अ सेपरेट पर्सन। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट। तो जो एचयूएफ है, वो एचयूएफ आपका एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है, एक सेपरेट पर्सन है, वो पर्सन माना जाता है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट। यस। अब एक और चीज समझना, एचयूएफ में सर कौन एचयूएफ बना सकता है, ओनली हिंदू फैमिलीज एचयूएफ बना सकती है। सर मुस्लिम्स एचयूएफ बना सकते हैं, आंसर इज नो। मुस्लिम्स है वो एचयूएफ नहीं बना सकते। पारसी एचयूएफ बना सकते हैं, आंसर इज नो। पारसी एचयूएफ नहीं बना सकते। तो पारसी है, मुस्लिम्स है, या फिर ईसाई लोग है, वो लोग एचयूएफ नहीं बना सकते। सिर्फ हिंदू फैमिलीज है वो एचयूएफ बना सकते हैं। लेकिन आप मुझे बोलोगे पंजाबी लोग या जैन लोग है वो एचयूएफ बना सकते हैं या नहीं। जो जैनिज्म है, जैन लोग है, या पंजाबी लोग है, सिख जिसको बोलते हैं अपन, सिख लोग पंजाबी अलग होते हैं, आई थिंक, आई डोंट नो एग्जैक्टली। सो वो लोग एचयूएफ बना सकते हैं बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ हिंदू ओनली, दे आर पार्ट ऑफ द हिंदू रिलीजन। तो वो लोग एचयूएफ बना सकते हैं। जैन है, सिख है, ये लोग एचयूएफ बना सकते हैं। बट बेटा जो पारसी है, ईसाई है, मुस्लिम्स है, वो एचयूएफ नहीं बना सकते। एचयूएफ का क्या फायदा है, देखो सिंपल सा फायदा है, 2.5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन मिलता है। तो इसलिए लोग एचयूएफ बनाते हैं कि 2.5 लाख रुपए तक की इनकम जो है, आजकल तो 5 लाख रुपए, लाइक 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है, उस पर टैक्स नहीं भरना पड़ता। तो 2.5 लाख रुपए का बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट लेने के लिए लोग क्या करते हैं, एचयूएफ है वो एचयूएफ बनाते हैं। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट। यस। अब एक और चीज समझना, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, दैट इज द पार्टनरशिप फर्म। सर पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है। अब फर्म के बारे में तो आपको ज्यादा पता है मेरे से, क्योंकि आपने शायद पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा होगा, अपने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा होगा तो इंटर में पढ़ोगे। आई थिंक कहीं ना कहीं आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 था शायद, आई डोंट नो एग्जैक्टली ईयर, बट पार्टनरशिप एक्ट होता है, उसके हिसाब से आप फर्म बना सकते हो। जब कॉमन लोग मिलते हैं और एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। अब पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो सकती है, अनरजिस्टर्ड हो सकती है। लेकिन एक चीज समझना सर, जो एलएलपी होती है, क्या वो भी फर्म मानी जाएगी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। तो जो एलएलपी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, क्या वो भी फर्म मानी जाएगी, आंसर इज यस। अपने इनकम टैक्स में एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा फर्म इंक्लूड
फर्म इंक्लूड एलएलपी ऑल्सो, जो एलएलपी होती है वो भी पार्टनरशिप फर्म ही मानी जाती है। उसके बाद कंपनी, कंपनी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट मींस आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, ये सब तुम्हारे कंपनी में आ जाते हैं। अब एक कंसेप्ट आता है ये एओपी बीओआई। सर ये क्या है एओपी बीओआई, क्या है ये नया फंडा, क्या है एओपी बीओआई? एओपी बीओआई का मतलब होता है, एओपी का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बीओआई का फुल फॉर्म बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब एक चीज समझना, ये जो एओपी और बीओआई जो होता है, एओपी और बीओआई होता है, ये क्या होता है? एओपी बीओआई इज बेसिकली एक सेपरेट एंटिटी मानी जाती है। और ये क्या होता है, जैसे कुछ लोग मिल जाते हैं और कुछ लोग मिलके और कुछ कॉमन पर्पस के लिए लोग साथ में आते हैं, दैट इज कॉल्ड एओपी बीओआई। एक एग्जांपल लेते हैं, जॉइंट वेंचर। आप लोगों ने जेवी पढ़ा हुआ है, जॉइंट वेंचर पढ़ा हुआ है, 2-3 लोग साथ में मिल जाते हैं कुछ काम के लिए और उसके बाद में उसको डिसॉल्व कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। आपने सुना होगा क्लब वगैरह बनते हैं, जो क्लब्स वगैरह बनते हैं, जैसे मान लो 10 लोग एक साथ में आए और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आए, दैट इज कॉल्ड योर एओपी बीओआई। बट आप मुझे पूछोगे कि सर एओपी और बीओआई में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एओपी एंड बीओआई, दोनों में फर्क क्या है? तो देखो, एओपी जो है दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब उसमें कोई भी मेंबर बन सकता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक बीबी पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक बीबी सर है, एक और इंडिविजुअल है, आप भी हो, तो हम लोगों ने मिलकर बनाया। तो एक बात बताओ, इसमें कंपनी भी मेंबर है, आप भी मेंबर हो, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मींस कोई भी पर्सन है वो उसमें मेंबर बन सकता है, कोई भी पर्सन है वो उसमें मेंबर बन सकता है। बट व्हेन इट्स कम्स टू द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, नाम से ही पता चलता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल लोग ही उसमें मेंबर बन सकते हैं। जो ओनली इंडिविजुअल्स लोग होते हैं, जो ओनली इंडिविजुअल्स लोग होते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, नाम से ही पता चलता है ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, मींस ओनली इंडिविजुअल्स लोग होते हैं, वो ही उसमें मेंबर बन सकते हैं। तो अभी तक के लिए मैं आपको बाद में बुक से पढ़ाऊंगा इसका लाइक डेफिनेशन एंड ऑल, बट आप अभी तक के लिए ये ध्यान रखो, बीओआई और एओपी में इतना फर्क है कि एओपी में कोई भी मेंबर बन सकता है और जो बीओआई होता है उसमें ओनली जो इंडिविजुअल्स लोग हैं वो ही मेंबर बन सकते हैं। उसके बाद एक आता है लोकल अथॉरिटी। ये लोकल अथॉरिटी क्या होता है कि गवर्नमेंट से जो पैसा मिलता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से जो पैसा मिलता है, उसको मैनेज करने के लिए लोकल लेवल पे एक अथॉरिटी रहती है, दैट इज कॉल्ड लोकल अथॉरिटी। एग्जांपल के लिए आपके यहाँ पे म्युनिसिपलिटी है, मुंबई में हमारे बीएमसी है करके, मुंबई में हम उसको बीएमसी बोलते हैं, दैट इज अ बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो जो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ग्राम पंचायत है आपकी, दैट इज कॉल्ड योर लोकल अथॉरिटी, दैट इज कॉल योर लोकल अथॉरिटी। एंड लास्ट में आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन क्या होता है कि जो कहीं पे नहीं आता, जो पर्सन यहां पे आपके इंडिविजुअल में, एचयूएफ में, फर्म में, कंपनी में, एओपी बीओआई, लोकल अथॉरिटी में नहीं आता, उसको हम आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में डालते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके देवी देवता के मंदिर एंड ऑल। अब देवी देवता किस में आएंगे, जो आपकी देवती है वो देवी देवता उसमें कहां पे आएंगे? तो देवी देवता कोई इंडिविजुअल में तो आएंगे नहीं, एचयूएफ में आएंगे नहीं, पार्टनरशिप फर्म में आएंगे नहीं, कंपनी में आएंगे नहीं, तो वो किस में आते हैं? आपके आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में वो लोग आते हैं। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? समझा कि नहीं समझा? तो देखो बेटा, मैं आपको ये बोलूं, एसएससी कौन होता है? एसएससी मींस पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, मतलब जो पर्सन रिक्वायर टू पे टैक्स है, दैट इज कॉल्ड एसएससी। मींस एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स इज कॉल्ड एज एसएससी। एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स इज कॉल्ड एज एसएससी। कोई भी पर्सन है जो रिक्वायर टू पे टैक्स है, क्या बोला मैंने? रिक्वायर टू पे टैक्स है, दैट इज कॉल्ड एसएससी। एनी पर्सन रिक्वायर टू पे टैक्स, दैट इज कॉल्ड एसएससी। अब एक चीज समझना, पर्सन किसको बोलेंगे? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अब एक चीज समझना, मैं आपको ये बोलूं, एवरी एसएससी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट एसएससी। मैं क्या बोल रहा हूं? एवरी एसएससी इज अ पर्सन, एवरी एसएससी इज अ पर्सन, बिकॉज मैं एसएससी हूं तो मैं पर्सन तो हुई हूं, बट एवरी पर्सन इज नॉट एसएससी, बिकॉज पर्सन लाइबल टू पे टैक्स ओनली वही एसएससी है। अगर आप हो, आप पर्सन हो या नहीं? पर्सन तो आप हो क्योंकि आप इंडिविजुअल हो,
लेकिन क्या आप असेसी हो? आंसर इज नो, आप असेसी नहीं हो, बिकॉज यू आर नॉट लाइबल टू पे टैक्स। तो मैं सिंपल सी चीज बोल रहा हूं, एवरी पर्सन, sorry, every assessee is a person, but every person is not assessee. Every assessee is a person, but every assessee is a person, but every person is a not assessee. You got my point or not? अरे गाइस, टेल मी यू अंडरस्टूड माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो एक काम करो, आपने जो ये लिखा था, ये चार्ट, इस चार्ट के बाद आप लिखना चालू करोगे। लिखो सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज 7, सेक्शन 2 क्लॉज 7, और इसमें लिखो डेफिनेशन ये है असेसी का, और इसमें लिखो असेसी में इट मीन्स पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, इट मीन्स पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स इन इनकम टैक्स, in income tax is known as assessee, is known as assessee। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखो सेक्शन 2 क्लॉज 31, सेक्शन 2 क्लॉज 31, और यहां लिखो पर्सन, पर्सन, और पर्सन में लिखो सबसे पहला इंडिविजुअल, दूसरा लिखो HUF, तीसरा लिखो कंपनी, चौथा लिखो पार्टनरशिप, फर्म, ब्रैकेट में लिखो इंक्लूड LLP, और पांचवा लिखो AOPBOI, AOPBOI, छठा लिखो लोकल अथॉरिटी, एंड सातवां लिखो आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, जिसको अपन शॉर्ट में AJP बोलेंगे, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। एग्जाम्पल में साथ साथ में चाहिए तो आप ऐसे लिख लो, अगर आपको चाहिए तो साथ साथ में ऐसे एग्जाम्पल में लिख लो, कुछ ऐसे शॉर्ट में हिंदी में पेंसिल से लिख लो चाहिए तो, और पेंसिल से लिखो इंडिविजुअल में, एग्जाम्पल में आपका नाम जो भी है, मिस्टर और मिस, मिस्टर या मिस करके आपका खुद का खुद का नाम। HUF में लिख लो BB's HUF, BB's HUF, मेरा HUF। कंपनी में लिख लो बजाज फाइनेंस लिमिटेड। पार्टनरशिप फर्म में लिखो राज एंड कंपनी फर्म, और ऐसा लिखो गपमी, दूसरा गपमी फूड्स LLP। क्या लिखा? राज एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म और कॉमा करके गपमी फूड्स LLP। AOPBOI में लिखो जॉइंट वेंचर, A&B जॉइंट वेंचर। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन में लिखो BMC, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, या जिसको यहाँ पे हम बोलते हैं ब्रिनमुखी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, BMC। एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल में लिख लो टेम्पल एंड ऑल, देवी देवता, देवी देवता, या आपके लिखो आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन में।
इसके बाद पर्सन की डेफिनेशन के बाद लिखो सेक्शन 29, सेक्शन 29। अभी आप ब्लू कलर से लिखोगे चलेगा सब, हाँ? जहां जहां कलर को यूज करवाना है मैं करवाऊंगा। अब लिखो सेक्शन 29 और 29 में लिखो असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर के बाद वाला ईयर, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। इसके लिए लिखो डेफिनेशन जैसा मैं बोलता हूं। असेसमेंट ईयर मींस, आपको कुछ चीजें मैं बोलूंगा आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। असेसमेंट ईयर मींस पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स starting on 1st April, period of 12 month starting on 1st April every year, 1st April every year, 1st April every year, full stop. Income earned in previous year, income earned in previous year is taxed in assessment year. Income earned in previous year is taxed in assessment year. उसके बाद लिखो सेक्शन 3 दैट इज प्रीवियस ईयर, सेक्शन 3 दैट इज प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर में लिखो, प्रीवियस ईयर में लिखो previous year means, previous year PY means financial year immediately preceding the assessment year, financial year immediately preceding the assessment year, financial year immediately preceding the assessment year. Previous year means financial year immediately preceding means immediately before the assessment year. अब एक बात बताओ, प्रीवियस ईयर जो है ना, देखो मैंने क्या बोला आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 2021 है, असेसमेंट ईयर 21-22। इधर देखो बेटा, प्रीवियस ईयर मैंने बोला 2021 जो स्टार्ट कब से होगा, 1 अप्रैल 2020 से और 31 मार्च 2021 तक। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, असेसमेंट ईयर तुम्हारा रहेगा वो असेसमेंट ईयर 21-22, वो कब से चालू होगा, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक। अब एक चीज समझना, ये असेसमेंट ईयर जो होता है ना, असेसमेंट ईयर ये हमेशा 12 मंथ का होता है, जैसे मैंने लिखवाया भी है 12 मंथ। लेकिन प्रीवियस ईयर है ना, कभी कभी 12 मंथ से कम हो सकता है, प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम हो सकता है। कैसे सर, आप बोल रहे हो प्रीवियस ईयर 2021 तो ये तो 1 अप्रैल से ही चालू होगा। लेकिन एक बात बताओ, आपने अगर कोई नया बिजनेस चालू किया है और वो नया बिजनेस चालू किया है 19 अक्टूबर 2020 से, तो तुम्हारा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से चालू नहीं होगा, 19 अक्टूबर 2020 से चालू होगा और कब तक चलेगा, 31 मार्च 2021 तक। तो देखो बेटा मैंने क्या बोला कि इन केस ऑफ द, जब नया बिजनेस कोई चालू करते हो आप, या कोई नया सोर्स ऑफ इनकम उस साल में आ जाता है, कोई नया सोर्स ऑफ इनकम उस साल में आता है या नया बिजनेस चालू करते हो, तो उस ईयर में आपका जो प्रीवियस ईयर चालू होगा वो उस डेट से होगा जिस डेट को नया बिजनेस चालू किया या नया सोर्स है, वो नया सोर्स आपका इन एग्जिस्टेंस आया। तो मैंने क्या बोला कि देखो असेसमेंट ईयर तो हमेशा 12 महीने का होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बाद के 12 महीने वो असेसमेंट ईयर है। लेकिन प्रीवियस ईयर तुम्हारा 12 मंथ से कम हो सकता है, प्रीवियस ईयर है वो आपका 12 मंथ से कम हो सकता है। ये कौन से केसेस में हो सकता है कि जब आपने कोई नया बिजनेस चालू किया है उस साल में, या नया कोई इनकम का सोर्स इन एग्जिस्टेंस आया है, मींस कोई नया इनकम का सोर्स इन एग्जिस्टेंस आया है या नया बिजनेस चालू किया है, तो उस ईयर में उस साल का जो प्रीवियस ईयर है वो आपका 12 मंथ से कम हो सकता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, प्रीवियस ईयर ही लिख रहे हैं, उसमें नेक्स्ट लाइन में लिखो इन द केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप, in the case of business or profession newly set up, in case of business or profession newly set up, or source of any income, or source of income, or source of income
न्यूली कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, न्यूली कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मीन्स EXISTENSE, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस। आपने क्या लिखा? क्या इन द केस बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप और सोर्स ऑफ इनकम न्यूली कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, कॉमा previous year shall be, previous year shall be starting from the date, previous year shall be starting from the date, starting from the date, starting from the date of setting up new business or profession, starting from the date setting up new business or profession, or the date on which, or the date on which, or the date on which the source of income newly comes into existence, or the date on which the source of income newly comes into existence, newly comes into existence and ending with 31st March of that financial year, and ending with 31st March of that financial year, 31st March of that financial year. डन। चलो क्या क्या पढ़ा एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। आज जो पढ़ा वो आज के लिए इतना बहुत है। सॉरी, हाँ जो पढ़ा है उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे पढ़ना चालू करेंगे कल। ठीक है, चलो आज हमने चालू किया इनकम टैक्स। अब एक बात बताओ, इनकम टैक्स में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, इंडिया को डेवलप करना है, आगे लेके जाना है। दो चीजों की जरूरत पड़ती है, पावर और पैसा। पावर कहाँ मिला है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। पैसा कहाँ से मिलेगा? सबसे पहले गवर्नमेंट को ओन बिजनेसेस, उसके बाद में पेरेंट्स मतलब लोगों से टैक्सेस लेंगे, दो तरह के टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है वो लेंगे, और लास्ट वाला जो है वो तुम्हारा लोन। अब एक चीज समझना, उसके बाद मैंने आपको बताया इनकम टैक्स में आपको किन किन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया इनकम टैक्स में आपको एक तो इनकम टैक्स एक्ट का नॉलेज होना चाहिए, इनकम टैक्स रूल्स का, और फाइनेंस एक्ट 2020 का। अब एक बात समझना, मैंने बोला कि हम इनकम टैक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। तो इन इनकम टैक्स वी विल कैलकुलेट द इनकम ऑफ एनी पर्सन एंड टैक्स लायबिलिटी ऑन दैट इनकम। अब उसके लिए कैसे इनकम निकालने का, तो 5 हेड होते हैं। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, टोटल होगी वो ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से आप लेस कर दोगे, आपको मिल जाएगा टोटल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम। अब एक और चीज समझना, आपको जो ये टैक्स लायबिलिटी और टोटल इनकम निकालने के लिए 3 चीजों का नॉलेज होना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962 एंड फाइनेंस एक्ट 2020। दो तरह के ईयर होते हैं, एक तो तुम्हारा कैलेंडर ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर गोज टू बाय ऑयल, मींस तेल लेने गया, अपने को मतलब नहीं है। फाइनेंशियल ईयर में 2 पार्ट, एक प्रीवियस ईयर, एक असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर वो वाला ईयर जिस ईयर में आप इनकम कमाते हो, असेसमेंट ईयर वो वाला ईयर जिसमें आप टैक्स भरते हो। प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम के लिए 2021 और असेसमेंट ईयर 21-22। अब एक बात समझना, असेसी और पर्सन में क्या डिफरेंस है। पहली चीज, असेसी का मतलब होता है पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स। नाउ पर्सन का मतलब इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक चीज समझना, जो भी तुम्हारा लाइक क्या बोलते हैं इसको, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर वगैरह अपन पढ़ चुके हैं। कल से हम चालू करेंगे टैक्स कैलकुलेट करना। तो आज तुम्हारा बेसिक था, जस्ट मैंने आपको बताया इनकम टैक्स के बारे में। धीरे 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 2-4 लेक्चर गुजरेंगे, तब आपको आगे चीज़ें हैं वो समझ में आती जाएगी कि क्या क्या है करके। ठीक है, तो आज तुम्हारा बेसिक था, कल से अपन आगे पढ़ेंगे और कल से अपन थोड़े एडवांस लेवल पे चीज़ें हैं वो लेके जाएंगे। ठीक है, चलो थैंक्स अलॉट पीपल। आज के लिए इतना बहुत है, जितना आपको पढ़ाया उतना आप रिवाइज करके आना। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अलॉट पीपल।